एपिसोड 456। बिल्ली दानव के हाथ तीखे पंजों में बदल गए और धुंधले वातावरण में भी वे बिजली की चमक से चमक रहे थे। थंडर डेमन कबीला वास्तव में शक्तिशाली है। इसमें न केवल राक्षस कुल की भयानक शारीरिक स्थितियां हैं, बल्कि इसमें राक्षस वंश की विशेषताएं भी हैं। इसमें गति, शक्ति और शारीरिक शक्ति है, और इसकी खेती जू फेची से बिल्कुल भी कम नहीं है। जू फेची की तुलना में कमजोर स्थान संभवतः मार्शल आत्मा है। थंडर डेमन कबीले में मार्शल आत्मा नहीं दिखती। वे अपने भौतिक शरीर और बिजली की शक्ति पर भरोसा करते हैं। राक्षस कुल पशु कुल के समान ही है। राक्षस के रूप में वे सबसे अधिक भयानक हैं, लेकिन राक्षसों के रूप में वे मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं कर सकते हैं और केवल शारीरिक शक्ति और जन्मजात कौशल पर ही भरोसा कर सकते हैं। लड़ाई का तरीका बहुत नीरस है और इसे नियंत्रित करना आसान है। पशु, मानव और राक्षसों के रूप में यद्यपि शारीरिक शक्ति बहुत कमजोर हो जाएगी, लेकिन वे ऐसी मार्शल आर्ट का उपयोग कर सकते हैं जिसका उपयोग केवल मनुष्य ही कर सकते हैं। शरीर भी अधिक लचीला हो जाता है। वास्तविक मुकाबले में ये कहना कठिन है कि कौन सा रूप अधिक शक्तिशाली है। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि प्रत्येक की अपनी खूबियां हैं। थंडर डेमन कबीले के बिल्ली दानव ने लड़ाई शुरू होते ही जू फेची को दबा दिया। जू फेची को अपनी मार्शल भावना का उपयोग करने के लिए मजबूर करना। जू फेची की मार्शल भावना बेहद खास है। ये वास्तव में खून का एक तालाब है। ये रक्त कुंड बहुत अजीब है। यह न केवल हमला करने के लिए रक्त सांप में बदल सकता है, बल्कि यह एक शक्तिशाली संक्षारक प्रभाव भी पैदा कर सकता है। ये शत्रु को अंदर खींच लेता है। अपनी मार्शल भावना का उपयोग करने के बाद जू फेची ने धीरे धीरे नुकसान को कम कर दिया। बिल्ली दानव का लाभ कम होता जा रहा है। अंततः वह अचानक पलटा और भाग गया। घृणित मानव, तुम बस अपनी संख्या से चंद लोगों को धमकाना पसंद करते हो, लेकिन इस जंगल में तुम निश्चित रूप से मरोगे। बस रुको। उसकी आवाज दूर से आई। जू फेची पहले ही पकड़ लिया गया है। क्या तुम पकड़ने नहीं जा रहे हो? अगर जू फेची थंडर डेमन कबीले के जाल में फंस गया तो मुझे डर है कि वह बच नहीं पाएगा। लिंग जियो अंधेरे से बाहर चला गया और अन्य तीनों से उदासीनता से कहा, चुप रहो, निकम्मे आदमी, तुम्हें बोलने को किसने कहा? तुम कुछ भी मदद नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी बकवास करने की हिम्मत रखते हो। तुम सिर्फ एक राक्षस कबीले हो, सुअरों और कुत्तों की तरह मूर्ख। क्या तुम जाल बिछा सकते हो? युआन मेंग ने घृणा से कहा। पाह! अचानक लिंग जियाओ की छवि चमक उठी और उसने युआन मेंग के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। उसकी ठंडी उंगलियों ने युआन मेंग के गले पर खून के निशान बना दिए। इसे फिर से कहने की कोशिश करो। उसका स्वभाव खराब है। युआन मेंग द्वारा बार बार उकसाए जाने के बाद वह अपना गुस्सा कैसे दबा सकता था? मुझे जाने दो, युआन मेंग भयभीत होकर चिल्लाया। उस समय लिंग जियो की गति बहुत तेज थी। यद्यपि उसका गला छलनी होने पर भी उसकी मृत्यु नहीं होगी, परंतु वह गंभीर रूप से घायल अवश्य हो जाएगा। वह बहुत अप्रिय था। उसको छोड़ दो। हरे कपड़े वाली महिला ने हरी लौ से आग्रह किया और लिंग जियो से ठंडे स्वर में कहा, अपने आप को 10 बार थप्पड़ मारो। एक थप्पड़ मारो, एक बार कहो कि तुम गलत हो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। हरे कपड़े वाली महिला की धमकी का सामना करते हुए लिंग जियो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। वह महिला, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ, मैं उसे मार सकता हूँ इससे पहले कि तुम्हारी ज्वाला मुझे छुए। घृणित लड़के, यदि तुम में अकेले लड़ने की क्षमता है तो छिपकर हमला करना कोई बड़ी बात नहीं है। युआन मेंग दहाड़ा। पाह! लिंग जियो ने एक और थप्पड़ मारा और ठंडे स्वर में कहा, इसे फिर से कहने की कोशिश करो। ये मेरी वहीं खड़ी रही, जैसे उसने नहीं देखा कि यहाँ क्या हुआ। उसे वहाँ उत्पात मचाने वाली चींटियों की परवाह क्यों करनी चाहिए? घुटने टेकना। लिंग जियो ने युआन मेंग की कोहनी पर लात मारी और ठंडे स्वर में कहा, बच्चे, तुम मौत की तलाश में हो। मैं रेड रोब कल्ट का सदस्य हूँ। तुमने मुझे छूने की हिम्मत की। युआन मेंग अभी भी दिखावा कर रहा था। बहुत ज्यादा बकवास। लिंग जियो ने अचानक अपना हाथ उठाया और युआन मेंग की बांह काटने ही वाला था, लेकिन हरे कपड़े वाली महिला ने उसे रोक दिया। ये कहना होगा कि हरे वस्त्र वाली महिला भी बहुत मजबूत है। लिंग जियाओ अकेले लड़ रहा था। अगर वह तानाशाह मार्शल आत्मा या विशेष क्षमताओं का उपयोग नहीं करता तो वह वास्तव में दोनों में से किसी को भी नहीं हरा सकता था। भाड़ में जाओ। जादुई ज्वाला ताबीज जारी किया गया था। जादुई ज्वाला का एक गोला फूट पड़ा, जिससे हरे कपड़े पहने महिला डरकर पीछे हट गई। दिव्य श्रेणी के स्वर्गीय राजा हथियार स्तर का आध्यात्मिक तावीज
स्वर्गीय दान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में एक योद्धा को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। तो वास्तव में आपके पास इतना खजाना है, कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने घमंडी हैं। भूल जाओ भाई युआन मिंग, जो उसने कहा वही करो, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। हरे कपड़े वाली महिला बहुत समझदार थी। इस स्थिति को देखकर वह जानती थी कि युआन मिंग को बचाना निराशाजनक था। युआन मिंग का चेहरा लाल हो गया, लेकिन जीने और अपनी प्रतिष्ठा बचाने के बीच उन्होंने निश्चित रूप से जीना चुना। इसलिए उसने अपने आप को 10 बार जोरदार थप्पड़ मारे और 10 बार चिल्लाया, मैं गलत था। याद रखो तुमने क्या कहा था, अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम गड़बड़ करने की हिम्मत करोगे। अगली बार चाहे तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिंग जियो ने युआन मिंग को छोड़ दिया और उसकी आकृति एक पल में 10 मीटर दूर दिखाई दी। युआन मिंग कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है, उसे सावधान रहना होगा। लेकिन युआन मिंग आज्ञाकारी है और उसने वास्तव में कोई गड़बड़ नहीं की। हालांकि उसकी आंखों में नफरत की चमक थी, लेकिन ये बच्चा सचमुच पहले से अधिक आज्ञाकारी हो गया है। अच्छी बात है, लिंग जियो ने उपहास किया और वहीं खड़ा होकर जू फेची का इंतजार करने लगा। आखिर जू फेची क्या कर रही है? अभी तक के संपर्क से पता चला है कि यह व्यक्ति आवेगशील व्यक्ति नहीं है। वह अकेले ही उसका पीछा क्यों कर रहा था? लिंग जियाओ का दिल थोड़ा घबरा गया था। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि यह सब कुछ एक षड्यंत्र जैसा है, लेकिन वह ये नहीं बता सके कि साजिश क्या थी। ऐसा लग रहा था जैसे आंखें धुंध की एक परत से ढकी हुई हों। चाहे जो भी हो, षड्यंत्र चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह शक्तिशाली ताकत जितना अच्छा नहीं है। ये सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही देर बाद जू फेची वापस आ गई और वह घायल लग रहा था। क्या हुआ? युआन मिंग ने पूछा। इसका जिक्र मत करो, मुझे एक घात का सामना करना पड़ा। लानत है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि थंडर डेमन कबीला गंदा खेल खेलेगा, लेकिन मैं फिर भी बच निकला। और मेरे पास सबके लिए एक अच्छी खबर है, मुझे थंडर डेमन कबीले का घोंसला मिल गया है। मुझे नहीं पता कि तुम वहां जाने की हिम्मत कर पाओगे या नहीं, वैसे भी वहां कई मजबूत लोग हैं। जू फेची की चोट गंभीर नहीं थी। लिंग जियो ने ध्यान से जांच की और पाया कि वह वास्तव में थंडर डेमन कबीले द्वारा घायल किया गया था, लेकिन हमेशा ऐसा महसूस होता था कि यह लड़ाई में लगी चोट से अलग है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। अब वह निश्चित हो गया कि जू फेची कुछ योजना बना रही है, लेकिन उन्हें इस षड्यंत्र में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह थंडर डेमन कबीले की सुरक्षा में अधिक रुचि रखता है। फेंगडू दानव वन में स्वर्गीय दानव एपिफिलम के अलावा अन्य खजाने भी होने चाहिए। वह पहले ही स्वर्ग को ढकने वाली हथेली और स्वर्गीय दानव का हृदय प्राप्त कर चुका है। संभवतः अन्य योद्धाओं को भी कुछ अनोखी चीजें प्राप्त हुई होंगी। ये थंडर डेमन कबीला एक बहुत शक्तिशाली जनजाति है और यह अनुमान लगाया जाता है कि यह शक्तिशाली वस्तुओं की भी रक्षा करता है। शायद स्वर्गीय दानव एपिफिलम जितना अच्छा नहीं, लेकिन ये बहुत उपयोगी होना चाहिए। जाना, ये मेई की ठंडी आवाज गूंजी। यह महिला स्पष्ट रूप से एक साहसी व्यक्ति है जो किसी भी षड्यंत्र से नहीं डरती। लिंग जियाओ की तरह वह ताकत में अधिक विश्वास करती है। पर्याप्त शक्ति से दुनिया की किसी भी साजिश को नाकाम किया जा सकता है। मैं भी जाऊंगा। युआन मिंग को लिंग जियो पर बहुत गुस्सा था और वह स्पष्ट रूप से थंडर डेमन कबीले पर यह सब निकालने जा रही थी। भाई युआन मिंग जा रहे हैं, इसलिए मैं भी जाऊंगा, हरे कपड़े वाली महिला ने कहा। भाई लिंग, आपका क्या हाल है? जू फेची ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप डरते हैं तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इस मामले में मजबूर नहीं करूंगा। क्यों नहीं जाते? लिंग जियाओ ने हल्के से मुस्कुराया। जहां तक कार्रवाई करने या न करने का सवाल है, ये दो राय का मामला है। वहां जाकर जांच करने में कोई बुराई नहीं है। क्या होगा यदि दानव एपिफिलम वहां हो, या शायद अन्य बहुमूल्य खजाने दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। जू फेची की आंखों के कोने में एक क्रूर नजर चमक उठी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। लिंग जियाओ ने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह जू फेची की अचानक आई बुरी आभा को महसूस कर सकता था। यद्यपि वह क्षणिक था, फिर भी वह उसे स्पष्ट रूप से कैद कर सका। पांचों लोग फिर चल पड़े। इस बार गति बहुत तेज थी, क्योंकि जू फेची पहले ही थंडर डेमन कबीले की मांद में जा चुकी थी। स्वाभाविक रूप से वह रास्ता जानता है। रास्ते में उन्होंने थंडर डेमन कबीले द्वारा बिछाए गए कई जाल देखे। इनमें से अधिकांश लोग योद्धाओं के शवों को चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
इससे लिंग जियाओ की भौहें और भी ज्यादा सिकुड़ गईं। हालांकि वह उस रहस्यमयी दुनिया की चाहत रखता है जहां सभी जातियां एकीकृत हैं, लेकिन वह आखिरकार एक इंसान है। वह थंडर डेमन कबीले द्वारा मानव योद्धाओं के साथ किए जाने वाले व्यवहार से बहुत घृणा करता था। युद्ध के मैदान में हत्या अपरिहार्य है, लेकिन किसी की हत्या करने के बाद भी आपको बहुत अपमानित होना पड़ता है। ये बहुत ज्यादा है। जब पांचों लोग अपने रास्ते पर थे तो उन्हें थंडर डेमन कबीले के एक गुप्त हमले का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन सभी को ये मेई ने अकेले ही हल कर लिया। ये मेई बहुत शक्तिशाली है। लिंग जियो ने निष्कर्ष निकाला कि वह यू फैंग से अधिक शक्तिशाली हो सकती है, लेकिन ये केवल स्वर्गीय दान क्षेत्र में एक पूर्ण साधना स्तर होना चाहिए। भूत तलवार की तुलना में ये कहीं अधिक खराब है। शुरू से लेकर अंत तक उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि इसमें कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये मेई अपने सामने आने वाले सभी वज्र राक्षसों से अकेले ही निपट सकती है, लेकिन प्रदर्शन जू फेची की तुलना में बहुत बेहतर है। आह! अचानक सामने से एक तीखी चीख आई। यह एक महिला का रोना है। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। ऐसा लग रहा था कि एक और योद्धा मारा गया था। वहां पर थंडर डेमन कबीले का अड्डा है। जू फेची ने कहा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये मेई बिना सोचे समझे बाहर भाग गई। इससे लिंग जियाओ ने अपना सिर हिला दिया। यद्यपि यह महिला शक्तिशाली है, वह बहुत लापरवाह है और उसकी मजबूत ताकत कभी कभी दूसरों के लिए उसे माफ करने का साधन बन जाती है। लेकिन अब ये मेई बाहर निकल गई है, उनके लिए इसका पालन न करना कठिन है। जू फेची, युआनमिंग और हरे रंग की पोशाक वाली महिला उनके पीछे पीछे चल रही थी। लिंग जियो अंधेरे में डूब गया और छाया योद्धा रूप में प्रवेश किया। वह आदमी कहाँ है? थंडर डेमन कबीले की मांद के बाहर पहुंचकर जू फेची को अचानक पता चला कि लिंग जियाओ गायब था। मैं पूछे बिना न रह सका। वह डर गया होगा और भाग गया होगा। उसे अकेला छोड़ दो और चलो अंदर चलें। युआनमिंग ने ठंडी सांस ली। केवल जब लिंग जियो आसपास नहीं था तब उसने कुछ शब्द बुदबुदाने का साहस किया। कार्रवाई करने से पहले लिंग जियाओ के प्रदर्शन ने उसे सचमुच डरा दिया। चिंता मत करो, पहले बस निरीक्षण करो। जू फेची फुसफुसाए। थंडर डेमन कबीले का ठिकाना एक गुफा जैसा है। यदि मैंने बाहर पहरा दे रहे वज्र राक्षस को न देखा होता तो इसकी पुष्टि करना कठिन होता। इस समय गुफा में एक स्त्री डर के मारे घुटनों के बल बैठी थी। वह अचंभित होकर जमीन पर पड़ी अपने साथी की लाश को देखता रहा। वे दोनों ही दिव्य अमृत क्षेत्र के छठे स्तर पर हैं और उनकी साधना उत्तम है। यहाँ प्रवेश करना खजाने की तलाश के अलावा और कुछ नहीं है। शुरुआत में मैं काफी भाग्यशाली था और मुझे एक भी वज्र राक्षस का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन जब वे गुफा की गहराई में पहुंचे तो उन्हें थंडर डेमन कबीले ने घेर लिया। वह आदमी मारा गया है। महिला पूरी तरह से डर गई थी। हालांकि वज्र राक्षस ने महिला को नहीं मारा। उन्होंने महिला को एक दोराहे पर खींच लिया और गायब हो गए। गुफा में फिर से शांति छा गई। अब और इंतजार नहीं, चलो। गुफा के बाहर महिला की चीखें सुनकर ये मेई का माथा ठनका। वह तुरंत अंदर भागी। जू फेची, युआनमिंग और हरे रंग की महिला ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से उनका पीछा किया। तुम्हें पता है, ये मेई उनमें से सबसे शक्तिशाली है। ये मेई का अनुसरण करना स्पष्ट रूप से सुरक्षित है। गुफा के अंदर चारों ओर घना अंधेरा था, लेकिन जब भी आप किसी स्थान से गुजरेंगे वहां एक बहुत ही उज्ज्वल आध्यात्मिक पत्थर का दीपक होगा। इस प्रकार का दीपक प्रकाशित करने के लिए आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग करता है और इसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। वे चारों सावधानी से चले, लेकिन ये मेई बहुत तेज चली। जल्द ही वह 3 खूनी लोगों के सामने से गायब हो गया। हे भगवान, ये औरत सचमुच नशे में है। जू फेची ने हताशा में शाप दिया। इसी समय उसे अचानक एक सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। जब वे अंदर आए तो उन्हें कोई वज्र राक्षस नहीं दिखा। यदि कोई वज्र राक्षस बाहर से आता है तो उन्हें इसका पता लगाने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन इस समय सरसराहट की आवाज स्पष्ट रूप से उनके पीछे से आ रही थी। नहीं, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे साथ धोखा हुआ हो? युआनमिंग ने भी पीछे देखा। उसका चेहरा बहुत बदसूरत हो गया। सावधान! इसी समय हरे रंग की पोशाक वाली महिला अचानक चिल्लाई। दीवार पर सचमुच एक आकृति प्रकट हुई। एक तलवार ने युआनमिंग पर वार किया। सौभाग्य से हरे रंग की महिला ने उसे याद दिलाया और युआनमिंग ने प्रतिरोध करने के लिए जल्दी से अपनी तलवार लहराई। इसे रोका नहीं जा सकता।
लेकिन इस समय अधिक से अधिक वज्र राक्षस दीवार से बाहर आ गए। क्या चल रहा है? तीनों चौंक गए। अरे, हम इन राक्षसों के जाल में फंस गए। जू फेची ने भौहें से कुड़ी। सौभाग्य से इन वज्र राक्षसों में सबसे शक्तिशाली केवल दिव्य अमृत क्षेत्र के छठे स्तर पर हैं। यदि वह हम तीनों का मुकाबला नहीं कर पाता है तो उसे निपटना आसान होगा। युआन मेंग ने इन वज्र राक्षसों की ताकत देखी। यद्यपि इनकी संख्या बहुत अधिक है, लगभग 100, फिर भी उनकी ताकत बहुत अधिक नहीं है। सचमुच, तुम मूर्ख मनुष्य, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि हमारा वज्र राक्षस कबीला कमजोर है? गुफा से एक कर्कश आवाज आई। 10 लोगों ने जू फेची और अन्य लोगों को पीछे हटने से रोक दिया। ये 10 लोग उन 100 तोप के गोले से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। सबसे शक्तिशाली वास्तव में दिव्य गोली क्षेत्र के 8वें अंतिम चरण में है। यद्यपि ये थंडर मॉन्स्टर कबीले में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व नहीं है, लेकिन इसे शीर्ष लड़ाकू शक्ति भी माना जाता है। इसके अलावा राक्षस कबीले की युद्ध शक्ति समान साधना के मानव योद्धाओं की तुलना में अधिक मजबूत होती है। तो हो सकता है कि ये मेई भी इस आदमी को हराने में सक्षम न हो। अन्य 9 वज्र राक्षसों में से 8 पृथ्वी गोली क्षेत्र में परिपूर्ण हैं और 2 स्वर्ग गोली क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में हैं। वे सभी मजबूत हैं। इससे जू फेची और अन्य 2 पर बहुत दबाव पड़ता है। जुवानची मूल रूप से हमारे राक्षस कबीले से संबंधित है। यह मानव राजा था जिसने हमारी भूमि पर कब्जा कर लिया था। तो तुम सब इंसान मरने के लायक हो। प्रमुख वज्र राक्षस एक वज्र सिंह है। शेर के सिर के साथ यह बहुत क्रूर दिखता है। उसके पूरे शरीर पर बिजली चमकने से यह स्पष्ट है कि उसे हराना आसान नहीं है। ये लोग कहाँ से आए? अब तक युआन मेंग और अन्य लोग अभी भी नहीं समझ पाए हैं। वे जब अंदर आए थे तो बहुत सावधान थे, लेकिन फिर भी वे जाल में फंस गए। इस समय दूसरी ओर ये मेई भी पीछे हट गई थी। उसके पीछे वज्र राक्षसों का एक और समूह था। ऐसा नहीं है कि वह इन वज्र राक्षसों को पराजित नहीं कर सकती। वह मुख्यतः अपने साथियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। यह महिला बाहर से ठंडी है लेकिन अंदर से गर्म है। वह वाकई एक अच्छी इंसान है। दिव्य गोली क्षेत्र के 7वें स्तर से नीचे के सभी लोग पीछे हट जाते हैं। अग्रणी लेइशे ने पुकारा, क्योंकि उसने देखा कि यद्यपि प्रतिद्वंद्वी के पास केवल 4 मनुष्य थे, लेकिन उनकी ताकत बहुत मजबूत थी। यदि वह अपने आदमियों को लड़ने के लिए जाने देगा तो उसकी मृत्यु व्यर्थ ही होगी। इसलिए उन्होंने इन लोगों से निपटने के लिए अभिजात वर्ग को भेजने की तैयारी की। वह औरत, मैं ये करूंगा। ऐसा कहने के बाद उसने ये मेई को चुना। लेइशे देख सकता था कि ये मेई चारों लोगों में सबसे मजबूत थी, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से ये मेई को चुना। राक्षस जानवरों का एक समूह हम मनुष्यों को नीची नज़र से देखने का साहस करता है। ठीक है, मुझसे लड़ने की हिम्मत कौन करता है? युआन मेंग को पहले लिंगजियो ने लगभग मार ही डाला था और अब वह वज्र राक्षसों से घिरा हुआ था। वह वास्तव में गुस्से में था। मैं बस अपनी बात ठीक से कहना चाहता हूँ। मैं इससे करूँगा। वक्ता एक भेड़िया सिर वाला वज्र दानव था। वह तैयार हो गया और अचानक युआन मेंग की ओर दौड़ पड़ा। तो मैं उसे मार डालूंगा। जो बोला वह वही बिल्ली दानव था जिसका सामना उन्होंने पहले भी किया था। उसने जू फेची को देखा और तुरंत उसे मार डाला। जहां तक हरे वस्त्र वाली महिला का प्रश्न है, वह शेष 7 वज्र राक्षसों से घिरी हुई थी जो पृथ्वीदान क्षेत्र में पहुंच गए थे। जहां तक महिलाओं की बात है तो उन्होंने हमेशा उन्हें केवल पकड़ा है, मारा नहीं है, क्योंकि महिलाओं के अन्य उपयोग भी हैं। लड़ाई शुरू हो गई है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि लिंगजियो कहाँ गया था। लिंगजियो वास्तव में गुफा में है। जैसे ही वह अंदर गया, उसने पाया कि प्रत्येक आध्यात्मिक पत्थर के दीपक के नीचे एक छेद था। इस गुफा का प्रवेश द्वार प्रकाश में छिपा हुआ है, इसलिए आप इसे बिल्कुल नहीं देख सकते। इसे नजरअंदाज करना आसान है। लिंगजियो ने गुफा के प्रवेश द्वार के पास सुरंगों की जांच की और पाया कि अंदर कोई वज्र राक्षस नहीं थे। कुछ भी अच्छा नहीं। इससे वह थोड़ा निराश हुआ। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, अचानक उधर से लड़ाई की आवाज आने लगी। वह पुनः कागेमुशा रूप में प्रवेश कर गया और आगे बढ़ गया। वज्र राक्षसों के एक समूह ने गुफा के आगे और पीछे के हिस्से को अवरुद्ध कर दिया। इस समय ये मेई और अन्य लोग लड़ रहे थे। ये मेई काफी शक्तिशाली थी और वह थंडरलान से अविभाज्य थी जो दिव्य अमृत क्षेत्र के 8वें स्तर पर थी। कोई भी पक्ष दूसरे को कुछ नहीं कर सकता। जू फेची और बिल्ली दानव की ताकत भी बराबर है, जिसकी पुष्टि पहले भी की जा चुकी है। हालांकि युआन मेंग बहुत बकवास बातें करता है और लिंगजियो का बहुत अनादर करता है।
लेकिन मुझे ये स्वीकार करना होगा कि रेड रोक संप्रदाय की इस प्रतिभा में अभी भी बहुत प्रतिभा है। यद्यपि भेड़िया सिर वाले वज्र दानव ने उसे दबा दिया था, फिर भी वह उसे हरा नहीं सका। और युद्ध के दौरान युआन मिंग लगातार सीखता और मजबूत होता गया। सबसे बदकिस्मत शायद हरे रंग की पोशाक वाली महिला है। लुलुओ द्वारा सिखाई गई मार्शल आर्ट वास्तव में लड़ाई के लिए उपयुक्त नहीं है, सहायता के लिए अधिक उपयुक्त। वास्तव में कोई शक्तिशाली मार्शल आर्ट नहीं है। यहाँ तक कि लोगों को बचाने के लिए हरित आग का भी इस्तेमाल किया गया। पृथ्वी अमृत क्षेत्र को सिद्ध करने वाले 7 वज्र राक्षसों से घिर जाने के कारण वह खतरे में थी। यदि वह स्वयं शक्तिशाली न होता तो शायद उसकी मृत्यु बहुत पहले ही हो गई होती। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो संभावना है कि देर सवेर उसकी हत्या कर दी जाएगी। गर्जन करने वाले राक्षसों का ये समूह चौराहे को अवरुद्ध कर रहा है। मुझे डर है कि मैं सीधे आगे नहीं जा पाऊंगा। यद्यपि कागेमुशा रूप वस्तुओं, यहाँ तक कि लोगों के माध्यम से भी गुजर सकता है, लेकिन इसकी भी सीमाएं हैं। यदि आप एक बार में बहुत अधिक यात्रा करेंगे तो आप दिखाई देने लगेंगे। बस उसे मार दो और भूल जाओ। ये सोचते हुए लिंग जियो ने अचानक अपना आकार दिखाया। उसने वज्र राक्षसों के समूह पर मुक्का मारा। सारे आकाश में लाशें उड़ रही थीं। थंडर डेमन के बारे में उसके पास सहानुभूति रखने लायक कुछ भी नहीं था। अभी अभी उन 2 भागों में बंटी गुफाओं में उसने ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर हर मनुष्य को क्रोध आ जाएगा। पीड़ित महिलाओं ने उनसे उन्हें मार डालने की विनती की, क्योंकि वे थंडर डेमन द्वारा अपना गुस्सा निकालने के लिए उपकरण के रूप में इस्तेमाल किए गए थे। यहाँ तक कि प्रजनन मशीन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। राक्षस जाति के मानव रूप में विकसित होने के बाद उसमें पहले से ही मनुष्यों के साथ संयोजन करने की क्षमता आ जाती है। बात बस इतनी है कि राक्षसी ऊर्जा मानव जीवन को बहुत छोटा कर देगी। अपने पैमाने का विस्तार करने के लिए थंडर डेमन जनजाति ने वास्तव में गोल्डन डेमन से सीखा। कितना घिनौना प्राणी है ये। लिंग जियाओ उनसे सहानुभूति कैसे रख सकता था। लिंग जियो को आते देख जू फेची ने भौहें सिकोड़ ली। हालांकि हरे रंग की महिला, युआन मिंग और ये मेई सभी खुश हैं। जब मदद आएगी तो कोई भी मना नहीं करेगा। उस औरत से निपटने के लिए उनमें से एक को उस लड़के से निपटने के लिए अलग कर दो। नेता के रूप में लेशे एक नज़र में लिंग जियो की ताकत देख सकता था। दिव्य अमृत क्षेत्र का 6ठा स्तर पूरा हो गया है। चिंता की कोई बात नहीं है। हालांकि लिंग जियो के अभी के प्रदर्शन को देखते हुए उसकी युद्ध प्रभावशीलता दिव्य अमृत क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच गई होगी। इसलिए उसने सीधे एक वज्र दानव को भेजा जो लिंग जियो से निपटने के लिए दिव्य अमृत क्षेत्र के 7वें स्तर पर पहुंच गया था। मुझे लगता है कि यह पर्याप्त से अधिक है। इस वज्र राक्षस का सिर तो मानव का है लेकिन शरीर सांप का है। ये गड़गड़ाहट और बिजली को भी नियंत्रित कर सकता है। अभी भी ऐसे मनुष्य हैं जो मरने के लिए यहाँ हैं। अपने जैसे कमजोर शरीर के साथ तुम क्या कर सकते हो। सांप दानव ने लिंग जियो को तिरस्कार से देखा, यह महसूस करते हुए कि उपप्रमुख उसे नीची नज़र से देख रहा है। उसने वास्तव में अपने लिए एक घटिया प्रतिद्वंद्वी का प्रबंध कर लिया, लेकिन चूंकि यह उपप्रमुख का आदेश है उसके लिए इसका अनुपालन न करना कठिन है। बोलते समय उसका शरीर पहले ही बाहर निकल आया था और सीधे लिंग जियो को उलझा लिया था। वो मूर्ख, ये मेरी कड़वी मुस्कान के साथ बोली। जब वह पहली बार मंच पर आए तो लिंग जियो का प्रदर्शन काफी प्रभावशाली था, लेकिन उन्होंने अचानक अपना असली रंग दिखा दिया। वह वास्तव में एक सांप राक्षस द्वारा उलझा हुआ था। ये सर्प राक्षस बहुत शक्तिशाली है। एक बार उलझने पर इसका गला घोंटकर अवश्य ही मृत्यु हो जाती है। हा, गला घोंटकर मार डालूंगा तुझे, छोटे इंसान। सांप दानव भी बहुत उत्साहित था। तुम्हें मार डालूंगा, मेरे पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम है। तुम इतने चिंतित क्यों हो? क्यों ना हम कुछ मौज मस्ती करें? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। ये मेई ने भौहें सिकोड़ ली। वह लिंग जियो के बारे में थोड़ा उलझन में पड़ गई। यह आदमी इस स्थिति तक पहुंच गया है, फिर भी कैसे हंस सकता है? बेवकूफ, जब तुम मुझसे पहले निपटे थे तो क्या तुम बहुत शक्तिशाली नहीं थे? अब अचानक तुम इतने बेकार क्यों हो गए हो? युआन मेंग चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। उसने मूलतः यह अपेक्षा की थी कि लिंग जियो सांप दानव को मारने के बाद उसके पास जाएगा और उसकी मदद करेगा। वह अब भेड़िया सिर वाले वज्र दानव द्वारा दबा हुआ है। हालांकि उसे हराया नहीं जा सकता, लेकिन ये बहुत असुविधाजनक है। चुप रहो, अगर तुम बकवास करते रहे तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। डींगे मारना बंद करो।
अब जबकि मिट्टी का बोधिसत्व नदी पार करते समय खुद को नहीं बचा सकता, तो तुम मुझे मारने जा रहे हो। युआन मेंग ने घृणा से कहा, क्या तुम अपनी रक्षा नहीं कर सकते? लिंग जियो मुस्कुराया और अचानक अपना मुंह खोला और सांप दानव को काट लिया। अरे, क्या यह इंसान पागल है? क्या तुम अपने दांतों की तुलना हमारे राक्षस वंश से करने की हिम्मत रखते हो? अगले ही क्षण सर्प राक्षस ने तीखी चीख निकाली। उसके शरीर पर मौजूद सांप की सारी खालें काट ली गईं। सांप के मांस का एक टुकड़ा टुकड़ों में काट दिया गया और उसमें से खून बह रहा था। उसे इतनी पीड़ा हुई कि उसकी आंखों से तारे निकल आए। मैं तुम्हें मार डालूंगा। सांप दानव ने लिंगजियो को और अधिक बल से काटा। एक बार मेरे नुकीले दांत तुम्हें काट लें, आप तुरंत लकवाग्रस्त हो जाते हैं और फिर हिलने डुलने में असमर्थ हो जाते हैं। अंततः धीरे धीरे मर गया। सबसे दर्दनाक यातना में मरो। हाँ, लिंग जियाओ ने अपने मुंह में मांस और खून थूक दिया। ये वास्तव में अरुचिकर है। निश्चित रूप से सांप के मांस को पकाना बेहतर है, इसे कच्चा नहीं खाना चाहिए। टकराना। इस समय सांप दानव ने लिंगजियो को काट लिया था, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे आसमान से कोई काला लोहा गिर रहा हो। नुकीले दांत वास्तव में तुरंत टूट गए। अरे, इस आदमी का शरीर किस चीज का बना है? वह इतना विकृत क्यों है? सांप राक्षस भयभीत हो गया। अंततः मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने सामने खड़े व्यक्ति को शायद कम आंका था। अब ये समझने में बहुत देर हो चुकी है कि मैं एक विकृत व्यक्ति हूँ। लिंग जियो ने अचानक हिंसक रूप से दहाड़ लगाई, जिससे भयानक शक्ति निकली। बेचारा सांप राक्षस सीधे कई टुकड़ों में टूट गया। अंततः यह आग की लपटों में जलकर राख हो गया। इस दृश्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया। सच कहूं तो ये मेई और जू फेची ने पहले तो लिंग जियाओ को गंभीरता से नहीं लिया था। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि उन्हें लगा कि एक और व्यक्ति और अधिक ताकत है कि उन्होंने लिंग जियो को टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उप प्रमुख लेशे ने लिंग जियो को गंभीरता से नहीं लिया। इसलिए लिंग जियाओ से निपटने के लिए एक उत्तम पृथ्वी दान क्षेत्र वाले योद्धा को भेजा गया। किसने सोचा था कि जैसे ही वह वहां पहुंचेगा उसे मार दिया जाएगा। सर्प राक्षस सीधे उड़ गया। आग की लपटों से उसका पूरा शरीर टूटकर राख हो गया। लिंग जियो ने हल्के से अपने शरीर से धूल झाड़ दी और भयभीत वज्र दानव को घृणा से देखा। वह वास्तव में शक्ति और शरीर से राक्षस कुल से युद्ध करके जीत सकता था। ये संभवतः विचित्रताओं में भी सबसे विचित्र है। वहां लड़ रहे लोगों ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। वे सब अचानक रुक गए। इससे युआन मेंग और हरे कपड़े वाली महिला को सांस लेने का मौका मिला। अरे यार, दो को उस औरत से निपटने के लिए छोड़ दो और बाकी चार मिलकर उस आदमी से निपटो। लेश स्पष्टतः क्रोधित थी और उसे ये भी एहसास हुआ कि लिंग जियो कितना भयानक था। इसलिए उसने केवल 2 वज्र राक्षसों को, जो पृथ्वी दान क्षेत्र में निपुण थे, हरे वस्त्रधारी महिला से निपटने के लिए रहने दिया। शेष 4 सीधे लिंग जियो की ओर दौड़े, क्योंकि उसकी राय में लिंग जियो का खतरा हरे कपड़े वाली महिला से कहीं अधिक था। अरे, मेरे पास तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने का समय नहीं है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। अनगिनत वज्र राक्षसों को खदेड़ने के बाद लिंग जियो गुफा में और भीतर चला गया। वह यहाँ लड़ने नहीं, बल्कि खजाने की खोज में आया था। वह केवल इसलिए दिखाई दिया क्योंकि वज्र राक्षसों ने उसका रास्ता रोक दिया था। अब स्वाभाविक रूप से उसे अपने खजाने की खोज जारी रखनी थी। पीछा करना। 4 वज्र राक्षस जो पृथ्वी दान क्षेत्र के उत्तम स्तर पर पहुंच गए थे, पागलों की तरह उसका पीछा करने लगे। गुफा की गहराई में उनका असली ठिकाना था। वहां वज्र दानव कुल के बूढ़े, कमजोर, स्त्रियां और बच्चे रहते थे। बेशक वहां उनकी सबसे महत्वपूर्ण प्रजनन मशीन भी थी। इसे लिंग जियो द्वारा नष्ट नहीं किया जा सका। बहुत बढ़िया, मैं अंततः राहत की सांस ले सकता हूँ। लिंग जियो को 4 वज्र राक्षसों के साथ जाते देख हरे कपड़े वाली महिला ने राहत की सांस ली। उसे आधे दिन तक दबाए रखा गया था, लेकिन वह अभी भी उन 2 वज्र राक्षसों को संभाल सकती थी जो पृथ्वी दान क्षेत्र के उत्तम स्तर पर पहुंच चुके थे। यहाँ तक कि उसका पलड़ा भी भारी था। आखिरकार, चाहे जो भी हो, वह कम से कम स्वर्ग दान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में एक योद्धा थी और वह बहुत शर्मिंदा नहीं हो सकती थी। युआन मेंग थोड़ा उदास था। वह अभी भी कल्पना करता था कि उन वज्र राक्षसों से निपटने के बाद लिंग जियो उसकी मदद करेगा, लेकिन अब लिंग जियो वास्तव में छोड़ दिया। अरे, क्या इसका मतलब कि उसे इस डरावने भेड़िया सिर वाले वज्र दानव का सामना अकेले ही करना होगा? ये भेड़िया सिर वाला वज्र दानव वज्र सिंह के बाद सबसे शक्तिशाली है।
यह सू फेची के प्रतिद्वंद्वी बिल्ली दानव से भी अधिक शक्तिशाली है। यह न केवल अत्यंत शक्तिशाली है बल्कि अत्यंत तेज भी है। यदि युआन मेंग को कुछ शक्तिशाली मार्शल आर्ट में महारत हासिल न होती तो वह इस आदमी द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया गया होता। धत तेरी की, ये वास्तव में कष्टप्रद है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि 4 वज्र राक्षस उसका पीछा कर रहे थे। लिंग जियो अपनी भौहें सिकुड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सका और बस रुक गया। ये किसी और का इलाका है, वह इस जगह से अपरिचित है। इन 4 लोगों से छुटकारा पाना शायद आसान न हो। बेहतर होगा कि पहले उनमें से 3 को मार दिया जाए और एक को बाद में मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करने के लिए छोड़ दिया जाए। ये सोचकर वह अचानक जमीन पर पैर रखकर चारों वज्र राक्षसों की ओर दौड़ा। वज्र राक्षस मूल रूप से बहुत तेज थे और उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो अचानक दिशा बदल देगा। रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वज्र दानवों में से एक लिंग जियो से जोर से टकराया। इस समय लिंग जियो पहले से ही वुजी तियानशु जानवर आत्मा के परिवर्तन में प्रवेश कर चुका था। तीखे पंजों ने वज्र दानव के दांतियन को छेद दिया। मानव योद्धाओं की तरह राक्षस भी आंतरिक अमृत का विकास कर सकते हैं। बस इतना ही है कि उनके आंतरिक अमृत को दानव अमृत कहा जाता है। ये राक्षस जानवर के क्रिस्टल कोर के समान नहीं है। दानव अमृत टूट गया और ऊर्जा की एक धारा लिंग जियो के शरीर में बह गई। उस आदमी ने हमारी राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित करने का साहस किया। क्या उसे मानसिक विकार का डर नहीं है? अन्य 3 वज्र राक्षस आश्चर्यचकित होकर लिंग जियो को देखने लगे। सभी भ्रमित थे। अगले ही पल लिंग जियो ने व्यवहारिक कार्यों से उन्हें बताया कि वह ठीक है। दानव ऊर्जा की बात तो दूर, लिंग जियाओ किसी भी प्रकार की ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। उनकी तानाशाह मार्शल आत्मा एक मजाक नहीं है। बदल जाओ, इस बच्चे से निपटना आसान नहीं है। शेष 3 राक्षसों ने जब ये स्थिति देखी तो उन्हें पता चल गया कि वे मुसीबत में हैं। उनके सामने जो इंसान था वह उनकी कल्पना से भी अधिक भयानक था। जैसे ही वे बोल रहे थे, तीनों राक्षसों के शरीर चमकती बिजली में लिपट गए। शरीर बदल रहे थे, एक काला तेंदुआ, एक पेंगोलिन और एक बड़ा चमगादड़। ये 3 राक्षसों के असली रूप हैं। चून की गुफा बड़ी नहीं है, इसलिए उनके रूपांतरित शरीर भी बड़े नहीं हैं। वे अधिकतम 2 मीटर ही लंबे होते हैं। यदि वे बहुत बड़े हो जाएं तो गुफा में घूमना फिरना मुश्किल हो जाएगा, लड़ना तो दूर की बात है। हालांकि उन्हें सिर्फ इसलिए कम मत समझिए क्योंकि वे बड़े नहीं हैं। राक्षस रूप में प्रवेश करने के बाद राक्षसों की लड़ाकू शक्ति बहुत बढ़ जाती है। जहां तक इन तीनों लोगों की बात है, हालांकि वे अभी भी तियानदान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के स्तर तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन जब वे हाथ मिलाते हैं तो उनके पास पहले से ही तियानदान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण की युद्ध शक्ति होती है। वे निश्चित रूप से लिंग जियाओ के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। क्या केवल आप ही हैं जो परिवर्तन कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि मैं परिवर्तन नहीं कर सकता? लिंग जियाओ ने उपहास किया। वह भी पुनर्तः पशु रूप में आ गया। वह वुजी तियानशु में बदल गया। उसके पीछे ब्लेड जैसे पंख दिखाई दिए। तीखे पंजे और तीखे दांत ठंडी रोशनी से चमक रहे थे। वे ज्यादा बड़े भी नहीं हैं, लेकिन उनकी समग्र लड़ाकू शक्ति बढ़ती जा रही है। आमतौर पर लिंग जियो इस रूप का उपयोग करना पसंद नहीं करता है, ये बहुत बदसूरत है। लेकिन राक्षस कुल का सामना करते हुए उसे यह चिंता नहीं है। दहाड़, एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। पंख फड़फड़ाने लगे और रेत और पत्थर जोर जोर से गलगलाते हुए गुफा में उड़ने लगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि लिंग जियो ने अपनी शक्ति को नियंत्रित किया था, अन्यथा गुफा ढह गई होती। पूरी तरह से एक जानवर में तब्दील हो जाने के बाद मेरी ताकत और गति बहुत बढ़ गई है, जिससे मैं अपने भौतिक शरीर के साथ ही स्वर्गीय दान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में एक योद्धा को हरा सकता हूँ। हालांकि मैं मार्शल आर्ट और गुप्त तकनीकों का उपयोग नहीं कर सकता, जो कि थोड़ी त्रुटिपूर्ण बात है। लेकिन जिस समस्या का समाधान भौतिक शरीर से हो सकता है, उसके लिए मार्शल आर्ट और गुप्त तकनीकों का उपयोग क्यों किया जाए? इसे कर ही डालो। लिंग जियो महसूस कर सकता था कि इस रूप में उसकी युद्ध शक्ति कितनी भयानक थी। उस भयावह भौतिक शरीर में हत्या की मंशा थी, जिसने राक्षसों को भयभीत कर दिया। डरो मत, ये बेकार है, चलो चलें। राक्षस सदैव अपने भौतिक शरीर पर बहुत आश्वस्त रहते हैं। वे सोचते हैं कि यदि मनुष्य भी उनके जैसा बन जाए तो भी यह बेकार है। 3 वज्र राक्षस 3 बिजली के बोल्टों में बदल गए और लिंग जियो पर झपट पड़े। उन्होंने अपने खूनी मुंह और तीखे पंजे खोलकर लिंग जियो को काटने और निगलने की कोशिश की। रास्ते में गड़गड़ाहट और बिजली की चमक से जमीन पर पड़े पत्थर टूटकर बिखर गए।
पाउडर में बदल गया। इन दुष्ट गर्जनों को कम मत समझिए, वे काफी शक्तिशाली हैं। युआन मेंग को भेड़िया सिर वाले वज्र दानव द्वारा मारे जाने का कारण इन बुरी गड़गड़ाहटों के कारण था, अन्यथा उसे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ऐसी गड़गड़ाहट और बिजली लिंग जियाओ के लिए अर्थहीन है। लिंग जियाओ के शरीर से रक्त लाल दुष्ट आत्माएं निकल गईं। भयानक हत्या के इरादे से उसकी लंबाई केवल 1 मीटर थी, लेकिन दुष्ट आत्मा द्वारा निर्मित प्रेत ने पूरी गुफा पर कब्जा कर लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों वर्षों से शांत पड़ा कोई दानव अचानक जाग उठा हो। तीनों राक्षस इतने डर गए कि वे बीच हवा में ही रुक गए। लिंग जियाओ को इसकी परवाह नहीं थी कि वे डरे हुए थे या नहीं। उसने दहाड़ लगाए और तोप के गोले की तरह फट गया। दोनों पंजों ने आसानी से दोनों राक्षसों के शरीर को कुचल दिया। लपटों ने एक ही समय में उनके शरीर को जला दिया और ऊर्जा लिंग जियाओ की भुजाओं के माध्यम से शरीर में प्रवाहित हुई। बचा हुआ काला तेंदुआ पलटकर भाग गया। काला तेंदुआ डर गया, उसे भागना पड़ा। तीनों ने मिलकर सेना बना ली, लेकिन उनमें से 2 आसानी से मारे गए। जीत की क्या उम्मीद थी? हालांकि इससे पहले कि काला तेंदुआ 10 मीटर दूर भागता, लिंग जियाओ के पंजों ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे जमीन पर दबा दिया। उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया था और वह प्रतिरोध करने में पूरी तरह असमर्थ था। भनभनाना, लिंग जियाओ ने अपना शरीर पुनः प्राप्त किया और अपनी राक्षसी आंख खोली। काला तेंदुआ अचानक भ्रम में पड़ गया और सोचने लगा कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति वज्र सिंह है। उपकबीले नेता, उस बच्चे को जल्दी से मार डालो, वह घोंसले में गहराई तक चला गया है। चलो हम सब मिलकर उसका पीछा करें। लिंग जियाओ हल्का सा मुस्कुराया। बेचारे काले पैंथर को यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह इस समय भ्रम में था। आखिरकार उसकी आत्मा शक्ति लिंग जियाओ की आत्मा शक्ति से बहुत दूर थी। काले तेंदुए का पीछा करते हुए वह अंततः वज्रदानव कबीले के ठिकाने पर पहुंच गया। लिंग जियाओ ने आसानी से काले पैंथर को मार डाला। इस आदमी को स्वाभाविक रूप से नहीं रखा जा सकता था। उन्होंने इन लोगों के शरीरों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, जिसे पहले से ही माना जाता था। वज्रदानव कबीले की मांद में कई बूढ़े, कमजोर, महिलाएं और बच्चे थे। खैर, वे बूढ़े, कमजोर, महिलाएं और बच्चे हैं, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी सहानुभूतिपूर्ण नहीं हैं। वे इस समय बंदी महिला योद्धाओं को कोड़े मार रहे हैं। वे बहुत खुश हैं। लिंग जियाओ की आंखों में एक क्रूर नजर चमक उठी। बस फीनिक्स की आग छोड़ दो और इस जगह को आग से जला दो। राख के नीचे केवल खजाने ही बचे रह सकते हैं। इस क्षण पाप और अपमान सब गायब हो गए। स्वर्ग को ढकने वाली हथेली का दूसरा भाग। राख में केवल लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा था। इसमें स्वर्ग को ढकने वाली हथेली के पीछे का पाठ दर्ज किया गया था। ये पता चला कि मैंने जो अभ्यास किया वह एक दोषपूर्ण उत्पाद था। असली स्वर्ग को ढकने वाली हथेली को स्वर्ग को ढकने वाला बड़ा हस्त चिन्ह कहा जाता है। ये स्वर्ग को ढकने वाले तार से भी अधिक शक्तिशाली है। लिंग जियाओ ने हल्के से मुस्कुराया, अपने हाथ में लोहे के छोटे टुकड़े को दबाया और उसमें स्मृति को अवशोषित किया। लेकिन इसे नष्ट नहीं किया गया। ऐसी शक्तिशाली मार्शल आर्ट भविष्य में चियांग देश का खजाना बन जाएगी। यदि वह अधिक शक्तिशाली हो गया तो चियांग देश को कभी भी वास्तविक रूप से शक्तिशाली नहीं माना जा सकेगा। लिंग जियाओ मदद करने के लिए वापस नहीं गया। मूलतः ये समूह एक अस्थायी समूह मात्र था और किसी का भी कोई अच्छा इरादा नहीं था। अगर वह मदद करना चाहता तो वह केवल ये मेई की मदद करता। ये मेई, यह महिला मदद करने लायक है। बाकी 3 के बारे में क्या? मुझे नहीं पता कि जू फेची क्या षड्यंत्र कर रहा है। वह बस एक षड्यंत्रकारी गुट है। युआन मेंग भी अच्छा आदमी नहीं है। वह घमंडी है और उससे बदतमीजी से बात करता है। उसने उसे नहीं मारा, जो पहले से ही एक अच्छा चेहरा था। जहां तक हरे कपड़े वाली महिला का सवाल है, वह युआन मेंग की महिला है और उसे भी बचाया नहीं जा सकता। वह आग की लपटों में पैर फैलाकर बैठने लगा और आसपास से निकल रही राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित करने लगा, आकाश को ढकने के महान हस्त चिन्ह का अभ्यास करते हुए। जब आकाश को ढकने की महान हस्तछाप का अभ्यास प्रवेश स्तर तक किया जाता है, तो ये पहले से ही सम्राट के 8वें स्तर की चरम मार्शल आर्ट है और विनाशकारी शक्ति सम्राट के 8वें स्तर के सामान्य शिखर मार्शल आर्ट की तुलना में अधिक भयानक है। पिछले हेवन कवरिंग पाम की तुलना में इसमें अधिक शक्ति और बड़ी रेंज है। लगभग आधे घंटे बाद लिंग जियाओ ने अभ्यास करना बंद कर दिया। ताई ची आंख खोलें और दूर तक देखें। वहां भी लड़ाई अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। उप प्रमुख ली शिको ये मेई ने गंभीर रूप से घायल कर दिया और उन्हें पीछे हटने के लिए थंडर डेमन कबीले को बुलाना पड़ा।
और गुफा की गहराई से आ रहे उतार चढ़ाव ने उसे पहले ही बता दिया था। वह प्रजनन मशीन जिसे थंडर डेमन कबीले ने इतनी मेहनत से विकसित किया था, नष्ट हो गई। बूढ़ों, कमजोरों, महिलाओं और बच्चों के साथ साथ वे सभी मारे गए। ये स्थान एक अर्थहीन स्थान बन गया है। उनके रुकने का कोई मतलब नहीं है। ये मेई और अन्य लोगों ने पीछा नहीं किया। थंडर डेमन कबीले को पीछे हटते देख वे खोज करने के लिए गुफा की गहराई में चले गए। पहले तो इस घोंसले का सबसे गहरा हिस्सा ढूंढ पाना मुश्किल था, लेकिन इस समय आग की लपटें उठ रही थीं और धुआं घना था। उन्हें लिंग जियाओ आसानी से मिल गया। लिंग जियाओ, तुम्हें क्या मिला? जू फेची ने भौहें सिकोड़कर पूछा। क्या? मुझे तो केवल कुछ गरीब महिलाएं मिली जिन्हें इतना प्रताड़ित किया गया था कि वे पहचान में ही नहीं आईं। उन्होंने मुझसे उन्हें मुक्त करने की विनती की। जहां तक उन वज्र राक्षसों का प्रश्न है जिन्होंने उन्हें अपमानित किया था, मैंने उन सभी को मार डाला है। आप और क्या चाहते हैं? लिंग जियो ने जू फेची को देखा और उदासीनता से कहा। इन लोगों में से वह केवल ये मेई से ही डरता था। वह बाकी 3 लोगों से नहीं डरता था। हालांकि जीतना बहुत कठिन है, लेकिन जीतना असंभव नहीं है। भ्रमित होने का नाटक मत करो। मैंने तुमसे यह नहीं पूछा खजाना कहाँ है। जू फेची दहाड़ा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस खजाने की बात कर रहे हैं। लिंग जियो खड़ा हुआ और जू फेची को ठंडी नजर से देखने लगा। फिर उसने ये मेई की ओर देखा और कहा, तुम एक अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ। कुछ लोग अच्छे नहीं होते। खैर, मुझे बस इतना ही कहना है। आप जो चाहे कर सकते हैं। लिंग जियो ने बोलना समाप्त करने के बाद अपना पैर उठाया और गुफा से बाहर चला गया। चालाक खरगोश के पास 3 बिल हैं और इस गुफा में 1 से अधिक निकास हैं। हुन्फ, अगर आज खजाना नहीं सौंपा तो जाने के बारे में मत सोचना। युआन मेंग, वह अज्ञानी चीज, फिर से बाहर आ गई। ऐसा लगता है कि वह पिछला दृश्य भूल गया है। इस बार हरे कपड़े वाली महिला उसके पास खड़ी थी और चौकसी बरत रही थी, क्योंकि वे सभी जानते थे कि लिंगजियो बहुत शक्तिशाली था। चले जाओ, लिंगजियो ने व्यंग्य किया और अचानक हथेली पटक दी। उसी क्षण धरती गर्जना हुई और गुफा हिल गई। भयावह हाथ के निशान ने पूरे पहाड़ी रास्ते को ढाक लिया था। स्वर्ग विध्वंसक हाथ का निशान। इस भयावह ताड़ हवा का सामना करना। युआन मेंग और हरे रंग की पोशाक वाली महिला ने प्रतिरोध करने के लिए जल्दी से अपनी असली ऊर्जा का उपयोग किया। तेज हवा का झोंका आया और लिंगजियो ने मौके का फायदा उठाकर भाग निकला। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आकाश को ढकने वाले बड़े हाथ के निशान के नीचे युआन मेंग और हरे कपड़े वाली महिला के शरीर टुकड़े टुकड़े हो गए। सौभाग्यवश आंतरिक अमृत टूटा नहीं था, अन्यथा वो सचमुच मर जाएगा। ये कैसी भयानक हस्तकला तकनीक है। ये मेई की आंखों में आश्चर्य की चमक चमक उठी। यहाँ तक कि वह भी इस समय उस थप्पड़ को खाने की हिम्मत नहीं कर सकती। इन 2 बेवकूफों ने वास्तव में उनका स्वागत करने की पहल की। यद्यपि दिव्य अमृत क्षेत्र में एक योद्धा तब तक ठीक हो सकता है जब तक कि उसका आंतरिक अमृत खंडित न हो, लेकिन उसके शरीर पर इस तरह से विस्फोट होने से वह निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो गया। कहने की जरूरत नहीं कि इसमें दर्द है। इससे भी महत्वपूर्ण बात की ताकत कम हो जाएगी जब तक चोट ठीक न हो जाए। युआन मेंग और हरे रंग की पोशाक वाली महिला धीरे धीरे ठीक हो गए, लेकिन उसे खून की उल्टियां हो रही थीं और वह बहुत कमजोर था। वे शाप देना चाहते थे, लेकिन अचानक उन्हें लगा कि वे लिंगजियो का नाम नहीं जानते। लिंग, मुझे दोबारा मिलने मत देना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। युआन मेंग उन्मादपूर्ण ढंग से दहाड़ा, लेकिन उसे यह एहसास नहीं हुआ कि लिंगजियो ने एक ही समय में सामने से हमला करके उसे और हरे रंग की महिला दोनों को घायल कर दिया था। तुम में से कोई भी उसका विरोधी नहीं है, ये मेई ने बेशर्मी से कहा। तुम्हारी बात मत करो, मैं भी अभी हथेली को रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगली बार जब आपका सामना इससे हो तो मैं आपको इससे बचने की सलाह दूंगा। अभी अभी हथेली के माध्यम से ये मेई को एहसास हुआ कि उसने लिंगजियो को कम करके आंका था। इस सुंदर और खुशमिजाज युवक की ताकत उसके रूप से भी बेहतर है। नहीं, मैं भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हूँ। जू फेची ने संदेह से पूछा। बेशक तुम उससे मुकाबला नहीं कर सकते। ये मेई ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, कोई कारण होगा कि वह अपना नाम नहीं कहना चाहता। हो सकता है कि वह भी मेरी तरह फेंगडू दानव साम्राज्य से न हो। क्या आप फेंगडू दानव साम्राज्य से नहीं हैं? जू फेची गहरी सोच में पड़ गई, लेकिन एक क्षण बाद उसने अचानक अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं, वह आदमी तो वैसे भी चला गया था। इससे उसकी योजना खराब नहीं होगी।
चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या वह हमारे रेड रोब पंथ से अधिक शक्तिशाली हो सकता है? युआन मेंग ने ठंडे स्वर में कहा, लुलुओ संप्रदाय के जुड़ने के साथ अगर मैं उसे नहीं मारता तो मेरा उपनाम युआन नहीं होगा। ये मेई ने और कुछ नहीं कहा। युआन मेंग को देखकर मुझे लगा कि वह एक मूर्ख है। यदि दूसरे लोग आपसे उलझने की हिम्मत करें तो क्या वे आपसे डरेंगे? क्या आप लाल रोब संप्रदाय और हरे लोबस्टर संप्रदाय से डरते हैं? बस प्रार्थना करो कि तुम लिंग जियो से दोबारा न मिलो, अन्यथा मुझे डर है कि तुम अपने गुस्से से मारे जाओगे। बेशक उसने ये शब्द कहने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि उसे लगा कि यह भावनाओं की पूरी बर्बादी है। आखिरकार वह भी इस बेवकूफ से परिचित नहीं थी। क्या तुम सचमुच बर्दाश्त कर सकते हो कि वह खजाना छीन ले जाए? यहाँ तक कि अगर कोई दानव एपिफिल्म नहीं है तो भी अन्य खजाने अवश्य होंगे। उस दिन दानव एपिफिल्म घोस्ट स्वॉर्ड या यूकी उनके हाथों में समाप्त हो सकता है। जब तक हमें कुछ लाभ मिल सके, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि उसे कैसे रोका जाए। युआन मेंग को लगा कि यह पर्याप्त संतोषजनक नहीं था और उसने गुस्से में कहा, इसकी चिंता मत करो। जू फेची ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि यह थंडर डेमन कबीले का ठिकाना है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि थंडर डेमन कबीले के लिए अपने सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा करना असंभव है। अन्यथा वे बहुत पहले ही समाप्त हो गए होते। मैं तुम्हें जिस स्थान पर ले जाना चाहता हूँ वह कहीं और है, यहीं के पास। यदि मिस ये मेई अभी आने के लिए उत्सुक नहीं होती तो मैं उनके पीछे पीछे हतप्रभ होकर नहीं जाता। क्या? जब युआन मेंग और हरे रंग की महिला ने ये सुना तो उन्हें तुरंत बहुत असहज महसूस हुआ। उन्होंने ये मेई के बारे में शिकायत की, लेकिन उन्होंने इसे कहने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार ये मेई बहुत मजबूत है और वे उसे अपमानित नहीं कर सकते। उसने बस लिंग जियो को उसकी पीठ पीछे डांटा। तो फिर तुम जल्दी से चले क्यों नहीं जाते? युआन मेंग खड़ा हुआ और बोला। हालांकि वह अभी भी बहुत कमजोर था, फिर भी वह खजाना खोजने के लिए उत्सुक था। उसे डर था कि लिंग जियो उसे फिर से हरा देगा। एक मिनट रुको, तुम दोनों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए तुम केवल बोझ ही बन सकते हो। आधे घंटे का ब्रेक ले लो। जू फेची ने युआन मेंग की ओर देखा और शांति से कहा। युआन मेंग ने अपना मुंह खोला, लेकिन अंततः कुछ नहीं कहा। सचमुच उसकी चोट थोड़ी गंभीर थी। हालांकि चमत्कारिक इलाज था, लेकिन तुरंत ठीक होना संभव नहीं था। आधे घंटे बाद सभी लोग फिर चल पड़े। किसी को उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो बहुत पीछे चल रहा है। इतनी अच्छी बात है, लिंग जियाओ इसे कैसे भूल सकता है? दानव एपिफिल्म के लिए लड़ाई कठिन है, इसलिए डेमन एपिफिल्म के लिए लड़ने से पहले आपको यथासंभव अधिक लाभ प्राप्त करना होगा। स्वर्ग को ढकने वाला बड़ा हस्त चिन्ह और दानव का हृदय, दो सर्वोत्तम चीजें थीं जो उसे फेंगडू राक्षसी वन में प्रवेश करने के बाद मिली। भले ही अंत में आप डेमन एपिफिल्म प्राप्त न कर पाएं, तो भी इसे असफलता नहीं माना जाएगा। इसके अलावा वह ये भी जानना चाहता था कि यह लड़का जू फेची क्या सोच रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह आदमी शुरू से लेकर अंत तक कुछ षड्यंत्र रच रहा था, लेकिन वास्तव में उसे यह नहीं पता था कि गणना क्या थी। जिज्ञासावश वह उसका पीछा करने और उसे देखने के लिए प्रेरित हुआ। थंडर डेमन कबीले का असली ठिकाना इस नकली ठिकाना से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन बहुत गोपनीय। इसका प्रवेश द्वार एक संरचना द्वारा अवरुद्ध है और यह एक पूर्ण पर्वतीय दीवार जैसा दिखता है। साधारण लोगों के लिए इसे ढूंढ पाना असंभव है। जू फेची इसे खोजने में सक्षम था, जिससे लिंग जियाओ को उसकी पहचान पर संदेह हुआ। रक्त आत्मा संप्रदाय फेंगडू दानव साम्राज्य में सबसे रहस्यमय शक्ति है। साथ ही ये वह शक्ति भी है जो मानव राक्षसों से सबसे अधिक मिलती जुलती है। क्या ये हो सकता है कि यह खूनी गति वास्तव में एक मानव दानव है? मानव राक्षस जैसी चीजें सतह पर नहीं देखी जा सकती, क्योंकि अधिकांश मानव राक्षसों में मानव और राक्षस दोनों का रक्त होता है। यदि वे राक्षसों की शक्ति पर अंकुश लगा देंगे तो वे मनुष्यों की तरह ही व्यवहार करेंगे। कोई भी अन्य व्यक्ति इसे नहीं देख सकता, यहाँ तक कि लिंग जियाओ की ताइची आंखें भी इसे नहीं देख सकी। बेशक ये सिर्फ अटकलें हैं। ये सच है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जू सरपट दौड़कर छिपे हुए प्रवेश द्वार पर पहुंचा और उस पर एक ताबीज चिपका दिया। एक चमकती हुई रोशनी के साथ हवा के बीच से एक पहाड़ी द्वार प्रकट हुआ। इस दृश्य ने ये मेई, युआन मेंग और हरे रंग की महिला को सचमुच चौंका दिया। आपने वह कैसे किया? युआन मेंग ने आश्चर्य से पूछा। इसमें हमारे रक्त आत्मा धर्म के रहस्य शामिल हैं, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता।
अगर आप डरते हैं तो आपको इस लड़ाई में भाग लेने की जरूरत नहीं है। वैसे भी यदि एक व्यक्ति कम होगा तो वितरित खजाना अधिक होगा। ब्लड स्पीडी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बस यह मत पूछो, मैं कैसे डर सकता हूँ। युआन मेंग एक ठेठ बेवकूफ है। अगर कोई उसे थोड़ा भी उकसाए तो वो तुरंत बेवकूफ बन जाएगा। लिंग जियाओ ये सब चुपचाप देखता रहा और बाहर नहीं आया। वह जानता था कि एक अच्छा शो होने वाला है। ये मेई, इससे पहले कि तुम अंदर जाओ, मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा कि यह थंडर डेमन कबीला उस थंडर शेर के अतिरिक्त है जिसका तुमने पहले सामना किया था, और उनका कबीले का नेता अधिक शक्तिशाली है। मुझे डर है कि तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। क्या आप सचमुच अंदर जाने की योजना बना रहे हैं? अन्यथा अपने भाई को बुलाओ। अगर भूत तलवार शामिल हो तो यह आसान होगा। जू फेची ने अचानक कहा, कोई जरूरत नहीं है। जब तक आप डैन के चरम क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति नहीं है, मैं उससे निपट सकता हूँ। ये मेई ने ठंडे स्वर में कहा। भूत तलवार उसका आदर्श है और वह उसका पीछा करती है। इस समय आखिरी चीज जो वह करना चाहती थी वह थी घोस्ट स्वॉर्ड से मदद मांगना। ओह अच्छा, जू फेची ने आह भरी, लेकिन लिंग जियाओ ने उसकी आंखों के कोने में मुस्कान को स्पष्ट रूप से पकड़ लिया। इस आदमी ने ये जानबूझकर किया। यह अफसोस की बात है कि ये मेई इतनी घमंडी है कि उसे एहसास नहीं हुआ कि जू फेची एक उत्तेजक तरीका था। हरे कपड़े वाली महिला, अगर आपको डर लग रहा है तो बस बाहर रहो और देखो। जब भी कुछ घटित हो तो आप हमें समय पर सूचित कर सकते हैं। जू फेची ने फिर से हरे रंग की महिला को देखा। कोई जरूरत नहीं है। हरे रंग की पोशाक वाली महिला ने अपना सिर हिलाया। भाई युआन मेंग जहां भी जाएंगे, मैं उनका अनुसरण करूंगी। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। जू फेई सबसे आगे सर पर दौड़ी। लिंग जियाओ एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर अंदर चला गया। ये रक्त गति सचमुच अधिकाधिक रहस्यमय होती जा रही है। जैसे ही वह गुफा में दाखिल हुआ, उसे अचानक ऊर्जा का एक विस्फोट महसूस हुआ जिसने प्रवेश द्वार को बंद कर दिया। ये सचमुच एक घोटाला है। लिंग जियाओ ने गुफा के प्रवेश द्वार की ओर देखा। एक भयानक शक्ति ने उस जगह को सील कर दिया था, जिससे गुफा एक वास्तविक गुप्त कमरे में बदल गई थी। बचने का कोई रास्ता नहीं है। मास्टर, क्या आप कृपया इस संरचना को तोड़ सकते हैं? मैं इसका पीछा करना चाहता हूँ और इसे देखना चाहता हूँ। लिंग जियो ने सोए हुए युआन जुन से कहा, ये तो बस एक छोटी सी सील है। ये कुछ ही सेकंड में टूट जाएगी। मैं तुम्हें इसकी विधि बताऊंगा और तुम इसे खुद ही तोड़ सकते हो। युआन जुन ने ज्ञान का एक टुकड़ा सीधे लिंग जियाओ के आत्मा सागर में इंजेक्ट किया। लिंग जियाओ की आंखें अचानक चमक उठी। ताइची आंख खुली है। सील तोड़ने का रास्ता ढूंढना आसान था, लेकिन उन्होंने इसे हल करने का प्रयास नहीं किया। कोई नहीं जानता कि इस संरचना के टूटने के बाद अंदर मौजूद लोग चिंतित होंगे या नहीं। उसने पीछा किया, लेकिन एक अजीब स्थिति सामने आई। थंडर डेमन कबीले का ठिकाना लाशों से भरा हुआ था। जो लोग मरे वे सभी वज्र राक्षस थे, और सबसे भयानक बात की मांद में कई गोलिन राक्षस हैं। यहाँ तक कि ब्लड टर्टल डव, ब्लैकमैन और फेदाउजांग, जिनका सामना लिंग जियो ने पहले किया था, सभी अंदर थे। केवल युवा मास्टर मो हुंगवान ही वहां नहीं थे। जमीन पर घुटने टेके हुए थे वज्र सिंह, भेड़िया सिर वाला वज्र दानव और बिल्ली दानव। वहां एक आदमी भी था जिसका सिर छिपकली जैसा था। उसे थंडर डेमन कबीले का नेता होना चाहिए। ये वही है जो लिंग जियाओ ने ताइची आंखों से देखा। ये मेई और अन्य लोगों ने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया है। अगले ही पल जू फेची, ये मेई, युआन मेंग और हरे रंग की महिला अंततः प्रकट हुई। हालांकि जैसे ही वे सामने आए, उन्हें घेर लिया गया। थंडर शेर, भेड़िया सिर वाले थंडर राक्षस, बिल्ली राक्षस, छिपकली थंडर राक्षस और कई गोलिन राक्षस। जहां तक 3 मानव राक्षसों का प्रश्न है, वे हिले नहीं। ऐसा लगता है कि जीत पहले से ही हमारे हाथ में है। लिंग जियो ने देखा कि थंडर डेमन जनजाति के 4 जीवित स्वामियों की आंखों में एक अजीब काली रोशनी थी। इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। मानव दानव सचमुच बदला लेने के लिए वापस आ गया है। थंडर डेमन कबीले और मानव योद्धाओं के बीच हाथापाई का फायदा उठाते हुए उन्होंने अंततः एक ही झटके में थंडर डेमन कबीले पर नियंत्रण कर लिया। इन राक्षसों से निपटना सचमुच कठिन है। तुम पीछे हटो, मैं पीछे से काट दूंगा। ये मेई वास्तव में एक अभिमानी महिला है, लेकिन वह एक दयालु महिला भी है। ऐसे संकट का सामना करते समय उनका पहला विचार ये था कि दूसरों को पहले जाने दिया जाए और खुद को रोक लिया जाए। ऐसी परिस्थितियों में केवल एक ही संभावना है, और वह है मृत्यु। कोई जरूरत नहीं है। जू फेची अचानक हंस पड़ी।
तभी एक हथेली ये मेई की पीठ पर लगी। पिटाई से ये मेई को खून की उल्टी होने लगी। यद्यपि उसके और ये मेई के बीच ताकत में बड़ा अंतर था, ये मेई अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थी और स्वाभाविक रूप से सफल हुई। ये मेई को शीघ्र ही छिपकली थंडर दानव द्वारा पकड़ लिया गया। उसे अभी मत मारो, उसे रखो, वह उपयोगी होगी, जू फेची ने व्यंग्य किया। उसके भाई की भूत तलवार बहुत शक्तिशाली है। हमारा मानव दानव वंश इस बार फेंगडू दानव वन में प्रवेश करने वाले सभी मानव योद्धाओं को नष्ट कर देगा। उसका भाई गुइजियान एक बड़ी बाधा है। इस बंधक को संरक्षित किया जाना चाहिए। हाँ, छिपकली वज्र दानव ने वास्तव में उसकी बात सुनी। जू फेची, आप कौन हैं? युआन मेंग और हरे रंग की पोशाक वाली महिला अचानक हुए इस दृश्य से भयभीत हो गए। क्या तुम नहीं देख सकते? मैं एक वास्तविक मानव दानव हूँ, जू फेची ने व्यंग्य किया। यह अफसोस की बात है कि वह आदमी लिंगजियो बच गया। मैंने इतने सालों तक रक्त आत्मा संप्रदाय को छुपाया था। इसका कारण कि एक दिन मानव दानव पुनः दिन का प्रकाश देख सकेगा। दानव एपिफिलम राजा का है। जब तक उसके पास दानव एपिफिलम है, राजा अपनी ताकत वापस पा सकता है। उस समय भले ही दानव सम्राट व्यक्तिगत रूप से आ जाए, कुछ भी नहीं बदलेगा। हा 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 हा, गधे, जू फेची, तुम नीच और बेशर्म आदमी हो। मेरा भाई मेरे कारण कभी भी अपने हाथ की तलवार नहीं छोड़ेगा। बस रुको, अगर तुमने मुझे अभी नहीं मारा तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये मेरी दहाड़ी, मैं जानता हूं कि तुम मरना चाहते हो, ये बेकार है। वास्तव में मैं आपसे बेहतर जानता हूं कि आपका भाई किस तरह का व्यक्ति है। उस आदमी का चेहरा ठंडा और दिल गर्म है। सतह पर तो मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, लेकिन असल में मैं तुमसे सचमुच प्यार करता हूँ। तुम्हें अभी भी यही याद है? आप बाहर अभ्यास कर रहे थे। मैं गलती से किसी और के जाल में फंस गया। अंततः बेहोशी में चले गए। यह आपके जीवन की सबसे बड़ी असफलता भी है। तुम्हें लगा कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जब आप जागेंगे तो पाएंगे कि आपके खिलाफ साजिश रचने वाले सभी लोग मर चुके हैं। आप नहीं जानते कि यह किसने किया, लेकिन बाकी सभी जानते हैं कि यह भूत तलवार थी। आपको कैसे मालूम? ये मेई ने ठंडे स्वर में कहा। गुइजियान और तुम दोनों ही दानव सम्राट के शिष्य हैं। हम मानव राक्षसी वंश के लोग इसे कैसे जाने दे सकते हैं? वह घटना वास्तव में हमारी गलती थी। जू फेची मुस्कुराए और बोली, चिंता मत करो, आप और गुइजियान अनमोल हैं। भले ही हम दूसरों को मारना चाहें, लेकिन हम तुम दोनों को नहीं मारेंगे। चाहे जो भी हो, आप ही तो वही शिष्य हैं जिन्हें दानव सम्राट प्यार करता है। हमारे पास यह विश्वास करने का कारण है कि आप दोनों के नियंत्रण में रहने पर दानव सम्राट खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन मेरे भाई के बिना भी यू कियोंग यहाँ किसी से भी ज्यादा मजबूत है। दानव एपिफिलम, आप अभी भी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये मेई ने ठंडे स्वर में कहा। यू कियोंग वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। लिंग जियाओ जियाओ के अलावा यू परिवार में सबसे मजबूत प्रतिभाशाली व्यक्ति है। लेकिन जहां तक उसका सवाल है, स्वाभाविक रूप से मेरे पास उससे निपटने का एक तरीका है। अब आपको इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जू फेची ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। दरअसल मैं आपको बता दूं कि मैंने हमेशा अपने अंदर शैतान का हिस्सा छुपाया है। तो आप मुझे बस एक अधूरा, एक कमजोर व्यक्ति के रूप में देखते हैं। यहाँ तक कि यू कियोंग भी मेरी असली ताकत से मेल नहीं खा सकता। एकमात्र चीज जिससे मैं डरता हूँ वह है भूत तलवार। उस आदमी ने वास्तव में उड़ते हुए ज्वाला शेर से लड़ने के बाद एक सफलता हासिल की। अमृत के अंतिम स्तर तक पदोन्नत किया गया। कितना विकृत आदमी है। टस्क टस्क टस्क, यह जू फेची वास्तव में एक शक्तिशाली व्यक्ति है। हालांकि मुझे नहीं मालूम कि मानव राक्षस वंश में उसकी स्थिति क्या है, लेकिन ऐसी गणना कर सकते हैं। ये सचमुच कपटी है। यदि वह कोई मित्र होता तो लिंग जियाओ स्वाभाविक रूप से ऐसे व्यक्ति को पसंद करता, क्योंकि वह सुरक्षित था और दूसरों द्वारा उसके खिलाफ साजिश रचे जाने से डरता नहीं था। यदि यह शत्रु है तो यह सबसे अधिक कष्टकारी शत्रु है। वह न केवल शक्तिशाली है, बल्कि बहुत कपटी भी है। यह मुश्किल है। लिंग जियाओ को भी लगा कि चीजों को संभालना थोड़ा मुश्किल था। मनुष्यों और राक्षसों की वंशावली उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक थी। व्यवस्थाएं खुले तौर पर और गुप्त रूप से बनाई गई थी। खून उड़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, प्रभु मानव दानव, कृपया मुझे जाने दो। मैं शैतान के प्रति वफादार हो सकता हूँ। मैं आपके लिए कड़ी मेहनत करूंगा। वहाँ युआन मेंग अचानक घुटनों के बल बैठ गया। यह आदमी तो बिल्कुल बेकार और बेकार का कूड़ा है। लेकिन ये सामान्य बात है।
कोई भी चीज जितनी ज्यादा तेज आवाज में होगी वह उतनी ही बेकार होगी। जैसा कि कहावत है, जो कुत्ता काटता है वह भौंकता नहीं है। भाई युआन मिंग, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हरे रंग की पोशाक वाली महिला दंग रह गई। आप फेंगुल दानव देश के लाल वस्त्र संप्रदाय की एक प्रतिभाशाली महिला हैं। हमारी 3 जातियां और 4 धर्म हमेशा से ही मनुष्यों और राक्षसों के दुश्मन रहे हैं। तुम उनकी शरण कैसे ले सकते हो? बेवकूफ, क्या तुम स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते? 3 जातियां और 4 धर्म क्या बकवास हैं? यू परिवार उग्र हो गया है। वे मानव राक्षसों से कैसे भिन्न हैं? ब्लैक फायर संप्रदाय नष्ट हो गया और साथ ही ची परिवार भी नष्ट हो गया। यू परिवार का कुत्ता होने और मानव शैतान का कुत्ता होने में क्या अंतर है? युआन मिंग ने घृणा से कहा। हाँ, आप खुले विचारों वाले हैं। कोई बात नहीं, यद्यपि तुम बेकार और बदमाश हो, फिर भी तुम में कुछ ताकत है। जब तक तुम ये चीज लेने को तैयार हो, मुझे तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है। जू फेची ने खून जैसा तरल पदार्थ निकाला और मुस्कुराते हुए कहा। यह क्या है? युआन मिंग ने पूछा। ये कुछ भी नहीं है, ये बस ऐसी चीज है जो आपको मानव दानव में बदल देती है। चिंता मत करो, यह थोड़ा दर्द देगा, लेकिन न केवल इससे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि यह आपको और भी मजबूत बना सकता है। जू फेची ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप जीना चाहते हैं तो इसे पिए, अन्यथा आप मर जाएंगे। मैं पीता हूँ। युआन मिंग एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर कप लिया और एक ही घूंट में पूरा पी गया। एक क्षण बाद युआन मिंग चिल्लाया, शरीर पर रक्त लाल प्रकाश चमक रहा है। 1-2 मिनट बाद उसकी आंखें लाल हो गईं। हाँ, मुझे सचमुच ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पूरा शरीर ताकत से भरा हुआ है। युआन मिंग जोर से हंसा और बहुत खुश हुआ। अब मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। क्या तुम इस महिला को सबके सामने अपमानित करने की हिम्मत कर सकते हो? जू फेची मुस्कुराए। डेयर, तुम्हें क्या हुआ है? इस समय युआन मिंग एक पागल आदमी था। यद्यपि रक्त के कारण उसे उत्तेजना महसूस होगी, फिर भी वह कुछ हद तक चेतना बनाए रखेगा। उन्होंने सीधे तौर पर सहमति दे दी। इससे पता चलता है कि यह आदमी बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। भाई युआन मिंग, नहीं, ऐसा मत करो। हरे रंग की पोशाक वाली महिला चिल्लाते हुए खड़ी हो गई और भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे भेड़िया सिर वाले वज्र दानव ने रोक दिया। वह भेड़िया सिर वाले वज्र दानव का कोई मुकाबला नहीं है। उस भयानक शक्ति का सामना करते हुए वह एक निराशाजनक स्थिति में फंस गई। जानवर से भी बदतर, ये मेई ने दांत पीसकर दहाड़ लगाई। हाँ, आप चाहे जो भी कहें, ये बेकार है। जू फेची ने शांति से कहा, चिंता मत करो, हरे रंग की महिला की देखभाल करने के बाद कोई आपको आनंद में प्रवेश करने देगा। संभवतः यदि ऐसा कुछ हुआ भी तो आप अपने भाई और दानव सम्राट को बताने की हिम्मत नहीं करेंगे, है ना? कुआं। लिंग जियाओ ने आह भरी। यद्यपि वह निर्दयी था, फिर भी वह 2 महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होते हुए नहीं देख सकता था। यहाँ तक कि अगर उसकी हत्या भी कर दी जाती तो भी वह ये दिखावा कर सकता था कि उसने ये सब नहीं देखा। अपमानित किया जा सकता है, वह इसे सहन नहीं कर सका। वह एक मनुष्य है, हाड़ मांस का बना हुआ मनुष्य, और वह मनुष्य जो रहस्यमयी दुनिया को एकीकृत करना चाहता है। अगर वह आज चुप रहे तो वह पुरुष होने के भी लायक नहीं है। उड़ती तलवार का ताबीज, 7 हत्या ताबीज, लोमेई क्विंगियंग सटेप। लिंग जियाओ ने अंततः कार्रवाई की। उसे हरे कपड़े वाली महिला के जीवन या मृत्यु की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन उसे ये मेई को बचाना था। ये सबसे अच्छा होगा यदि गुई जियान उस पर एक एहसान करे, ताकि दानव एपिफिल्म के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाला एक व्यक्ति कम हो जाए। ये भी संभव है कि घोस्ट स्वॉर्ड उसे यू क्योंग से निपटने में मदद करे। इस तरह संभावनाएं अधिक होती हैं। पहली उड़ती तलवार के ताबीज ने युआन मिंग को मार डाला। ये चीज सुअर या कुत्ते से भी घटिया है और मनुष्य होने के योग्य भी नहीं है, क्योंकि यह एक गुप्त हमला था। उड़ती तलवार के ताबीज की शक्ति, जो कि स्वर्गीय राजा के हथियार के दिव्य स्तर पर है, अत्यंत भयानक है। ये सीधे युआन मिंग के डेंटियन में घुस गया और युआन मिंग को मौके पर ही मार डाला। जहां तक 7 हत्या वाले तावीज का सवाल है, इसका उद्देश्य छिपकली थंडर दानव के साथ हस्तक्षेप करना है। ये छिपकली वज्र दानव स्वर्गीय गोली क्षेत्र में एक आदर्श अस्तित्व है। एक ही वार से दिव्य ताबीज को नष्ट करना असंभव है, लेकिन 7 हत्यारी तावीज में इस आदमी को उलझाने के लिए पर्याप्त शक्ति है। लगभग तुरंत लिंग जियाओ ने एक उत्तम बचाव कार्य पूरा किया। ये मेई और हरे रंग की महिला दोनों को बचा लिया गया, लेकिन वह भागा नहीं। क्यों भागे?
ची निमिंग लड़ने के लिए तैयार हैं और ची याओगुआन, ब्लैकपल और हे मिंग सभी अपनी चोटों से उबर चुके हैं। उसके पास स्वयं अत्यंत शक्तिशाली युद्ध शक्ति है। आज मेरा सामना राक्षसों के इस समूह से हुआ। अगर मैं उन्हें नहीं मारूंगा तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? इसे खाए। लिंग जियो ने ये मेई को एक उपचार की गोली दी। ये मेई को आश्चर्यचकित होने का समय नहीं मिला और उसने जल्दी से उसे निगल लिया। वह भी बदला लेना चाहती है। उस पर अभी अभी जू फेची ने हमला किया था और वह बहुत गुस्से में थी। जहां तक हरे रंग की पोशाक वाली महिला का प्रश्न है, यदि तुम लोग एक साथ लड़ने को तैयार हो तो मुझे तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि तुम लोग बचकर भागना चाहते हो तो मुझे दोष मत दो। यद्यपि यह महिला कष्टप्रद है, फिर भी वह एक शक्तिशाली योद्धा है। इसके अलावा मुझे उससे कोई गहरी दुश्मनी नहीं है। बेहतर यही है कि हम डटे रहें और लड़ें। क्या तुम मुझे हरा सकते हो? हरे कपड़े वाली महिला ने चिंतित होकर कहा। अगर मैं रुकने की हिम्मत करूं तो कोई रास्ता निकल ही आएगा। लिंग जियाओ ने हरे रंग की महिला की ओर देखा। वह भागी नहीं थी और ठीक थी। ये व्यर्थ नहीं था कि उसने इस महिला को बचाया। लिंग जियो को देखकर कोई भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, विशेष रूप से जू फेची, जिन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बड़ी मछली ने अंततः चारा खा लिया। इस विषय में बोलते हुए, दुनिया को नष्ट करने की हमारी मानव दानव की योजना में सबसे अस्थिर कारक आप हैं। कोई नहीं जानता कि आप कहाँ हैं या कहाँ दिखाई देंगे। ऐसा लगता है कि मेरी अभिनय क्षमता अभी भी अच्छी है। बड़े, मुझे इस आदमी को मारने दो। इसने मेरी बहन को मार डाला। हेमान बाहर आया और जल्दी से जू कियान से कहा, निस्संदेह तुमसे हो सकता है। जू फेची मुस्कुराया। यह आदमी मानव दानव वंश का एक बुजुर्ग निकला। ऐसा लगता है कि ताकत निश्चित रूप से उतनी बुरी नहीं है जितनी दिखाई देती है। लिंग जियाओ ने कोई घबराहट वाला भाव नहीं दिखाया, बल्कि मुस्कुराया और कहा, तब तो मैं वास्तव में सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। इसी तरह से उपद्रवी लोगों और राक्षसों के साथ व्यवहार किया जाता है। बच्चे, अगर तुम डरते हो तो डरो भी। निडर होने का दिखावा करना बहुत बोरिंग है। जू फेची मुस्कुराए। नाटक कर रहे हो? लिंग जियो ने शांति से कहा, अगर मैं भागना चाहता हूँ तो ईमानदारी से कहूँ तो आप में से कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। बस इतना है कि मानव दानव का सफाया नहीं हुआ है। अगर मैं चला भी जाऊं तो मुझे डर है कि मैं चैन से नहीं रह पाऊंगा। घमंडी, थंडर शेर, छिपकली, भेड़िया सिर, बिल्ली दानव, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? जू फेची लिंग जियाओ के साथ बकवास बात करने के लिए बहुत आलसी थी। झगड़ते हुए उसे लगा कि वह इस चालाक इंसान को कभी नहीं हरा सकता। इसे सीधे तौर पर करना बेहतर है, क्योंकि अब वे लिंग जियो से अधिक शक्तिशाली हैं। मैं भी आ रहा हूँ। हेमान सबसे पहले लिंग जियाओ की ओर दौड़ा। छिपकली थंडर दानव का सामना नाइट दानव से हुआ। हरे कपड़े पहने महिला कांप उठी, क्योंकि उसे लगा कि शेष स्वामियों का अकेले सामना करना उसके लिए असंभव था। बाहर आओ। लिंग जियो ने अपना हाथ उठाया और डोंगशेंग सम्राट रिंग से प्रकाश की कई किरणें निकली। ची याओगुआन, ब्लैकपल और हे मिंग एक ही समय में सामने आए। दो पूर्ण स्वर्गीय गोली क्षेत्र में हैं और एक स्वर्गीय गोली क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में है। लिंग जियाओ की सेना की युद्ध प्रभावशीलता में काफी सुधार हुआ। हालांकि जू फेची अभी भी घबराई हुई नहीं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उसके नियंत्रण में था। लेइशी का सामना ची याओगुआन से हुआ। भेड़िया सिर वाले वज्र दानव ने हे मिंग का सामना किया। वह औरत मेरी है। फेई दाओजांग ने देखा कि उसकी स्वयं की युद्ध शक्ति अपर्याप्त थी, इसलिए उसने ब्लैकपल का सामना किया। बिल्ली दानव ने हरे रंग की महिला के साथ लड़ाई की। कुछ पुस्तकों में लिंग जियाओ के पक्ष में हर किसी का एक प्रतिद्वंद्वी होता है। हालांकि जू फेची की तरफ जू फेची और जू टर्टल डव अभी भी थे जिन्होंने अभी तक कार्रवाई नहीं की थी। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि हजारों गोरेन दानव अवसर की प्रतीक्षा में हैं। लिंग जियाओ, क्या ची निमिंग भी तुम्हारे साथ नहीं है? उसे भी बाहर आने दो, नहीं तो आज तुम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। जू फेची ने व्यंग्य किया और अचानक एक भयानक आभा छोड़ी। दान के परम क्षेत्र का मध्य चरण। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। क्या यही जू फेची की असली ताकत है? कोई आश्चर्य नहीं कि वह भूत तलवार से डरता है, लेकिन यू कियोंग से नहीं। ये ताकत सचमुच बहुत मजबूत है। मारना। ची निमिंग ने बिना कोई शब्द बर्बाद किए वह डोंगशेंग सम्राट रिंग से बाहर निकला और जू फेची पर तलवार से वार किया। यद्यपि गुफा बाहर से संकरी है, परंतु अंदर का स्थान बिल्कुल भी छोटा नहीं है। इसलिए युद्ध का मैदान पूरी तरह से पर्याप्त है।
ज़ुइपिगेन वहां उदासीनता से खड़ा था, 1000 गैलन राक्षसों के साथ एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। हाथापाई शुरू हो गई है। हेईमान ने लिंगजियो को ठंडे भाव से देखा। बच्चे, मैंने तुम्हें पहले भी मेरी बहन को मारने के लिए कहा था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें हमारी योजना को बर्बाद नहीं करने दूंगा। लिंग जियाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने चुपचाप खूनी प्लेग फैला दिया। ये तो सामूहिक लड़ाई के लिए एक जादुई हथियार है। जब दोनों पक्षों की ताकत बराबर हो तो रक्तपिपासु प्लेग का उपयोग करना वास्तव में आसान होता है। चुपचाप प्रतिद्वंद्वी की ताकत को कमजोर करें। जितना अधिक समय लगेगा उतनी अधिक कमजोरी आएगी, और प्रतिद्वंद्वी को अभी तक पता नहीं है। यह एक बहुत ही कपटी क्षमता है। उसे गठन स्थापित करने मत दो। ज़ुइपिगोन, तुम भी जाओ। ज़ू फेची ने स्पष्ट रूप से लिंग जियाओ का अध्ययन किया है। मानव दानव के घोंसले में लिंग जियाओ के प्रदर्शन को मानव दानव राजा द्वारा ज़ू फेची को बताया गया था। ज़ू फेची को केवल इतना पता था कि लिंग जियाओ के पास एक शक्तिशाली गठन था जो लगातार दुश्मन की ताकत को कमजोर कर सकता था, और अंत में यह एक भयानक हमला भी कर सकता है। लेकिन वह खूनी प्लेग के अस्तित्व के बारे में नहीं जानता था। हाँ, ज़ू बियाओजो ने आदेश का पालन किया और लिंग जियाओ को भी मार डाला। लिंग जियाओ के लिए अकेले 2 लोगों से लड़ना वास्तव में कठिन था। अपने दुश्मनों से निपटने पर ध्यान दो, मेरी चिंता मत करो। लिंग जियाओ मंद मंद मुस्कुराया। यदि आप पूरी तरह से अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं तो ज़ू बियाओजो और हेईमान को मारना वास्तव में मुश्किल होगा। लेकिन मत भूलना, अब उसके पास खजाने हैं। डोंगशेंग तियानजियान और डोंगशेंग मोजियान को लिंगजियो ने बाहर कर दिया। क्रूर जादुई तलवार और दबंग तियानजियान भयानक हत्या के इरादे से फट पड़े। पूरी गुफा इस सांस में डूबी हुई थी, और लिंगजियो ने भी एक पल में वूजी तियानशु जानवर आत्मा के परिवर्तन में प्रवेश किया, और उसी समय बाकी पशु आत्माओं को भी मुक्त कर दिया। हेईमान और ज़ू बियाओजो का सामना करते हुए हालांकि लिंगजियो डरता नहीं था, वह कभी भी दुश्मन को कम आंकने की हिम्मत नहीं करेगा। इस समय उसे अपनी शक्ति को यथासंभव मुक्त करना था। ज़ू फेची, तुम मानव दानवों को लगता है कि सब कुछ नियंत्रण में है, इसलिए तुम बहुत शांत हो, है ना? यह अफसोस की बात है। मैं, लिंगजियो, जो सबसे अधिक नापसंद करता हूँ वह है दूसरों द्वारा नियंत्रित होना। मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वह है दूसरे लोगों का नियंत्रण नष्ट करना। ये सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण था कि एक मानव दानव मुझसे मिला। लिंगजियो हल्का सा मुस्कुराया और उसकी आभा और मजबूत हो गई। हा, क्या यह अप्रत्याशित है? मैं आपकी ताकत जानता हूँ। तियानदान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में एक योद्धा से निपटने के लिए उसने पहले से ही खुद को आधामृत बना लिया है। मुझे विश्वास नहीं होता कि आप एक ही समय में 2 लोगों से निपट सकते हैं। ज़ू फेची ने तिरस्कार पूर्वक कहा, आज आप सभी को यही मरना होगा, कोई भी नहीं जा सकता। तो फिर गधे पर सवार होकर गीत पुस्तक पढ़ो, फिर देखेंगे। लिंगजियो का शरीर चमक उठा और वह अत्यंत तीव्र गति से हेंगमेन की ओर बढ़ा। गति इतनी तेज थी कि लोग मुख्य शरीर को नहीं देख सके, केवल उसका प्रतिबिंब टिमटिमाता रहा। लेकिन ब्लड टर्टल डव की गति लिंगजियाओ से कम नहीं थी। वह लिंगजियो का पीछा कर रही है, उसका पीछा करने के लिए खून की चमक में बदल गई है। खेती में अंतर वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है जिसे आसानी से पाटा जा सके। ठीक है, अब मैं इस लड़ाई में सफलता की ओर आगे बढ़ता हूँ। लिंगजियाओ को मजबूत लोगों से लड़ना पसंद है। चुनौतीपूर्ण युद्ध के बिना, इसका क्या मतलब है? यिन यांग झोगुआन टाइगर बीस्ट सोल झोगुआन बॉडी। झोगुआन के शरीर को लगाने से लिंगजियो की गति अचानक 10 गुना बढ़ गई। रक्त कछुआ कबूतर को फिर से फेंक दो। इसी समय 2 तलवारों ने हेंगमेन पर वार किया। भाड़ में जाओ। हेंगमेन की गति अच्छी नहीं है, लेकिन ताकत के मामले में इसका बहुत बड़ा फायदा है। एक विशाल कुल्हाड़ी पकड़े हुए उसने लिंगजियाओ पर वार किया। मेरे पीछे आओ, वानली मानव, तुम बहुत भोले हो। गुफा में एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। विस्फोटक संस्करण की शक्ति ने एक आघात तरंग उत्पन्न की। इससे लिंगजियाओ और हेईमान कई कदम पीछे हट गए। खूनी कबूतर तेज हवा के कारण पीछे की ओर भी उड़ गया। यह आदमी, एक इंसान में इतनी भयानक शक्ति कैसे हो सकती है? हेईमान ने आश्चर्य से लिंगजियो को देखा। उसे अविश्वसनीय महसूस हो रहा था। गति भी अद्भुत है, मुझसे भी अधिक तेज। रक्त कछुआ कबूतर और काला आदमी एक साथ खड़े थे, क्योंकि इस समय उन्हें एहसास हो गया था कि लिंगजियो से निपटना आसान नहीं था। निश्चित रूप से मानव दानव राजा ने जो कहा वह सच है। लिंगजियो, यदि आप हमारे मानव दानव वंश में शामिल होने के लिए तैयार हैं
मैं तुरंत ही तुम्हें बड़े का पद दे दूंगा। तुम बदला लेना चाहते हो, क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? प्रतिभा की चाहत हर किसी में होती है और ज़ू फेईची भी इसका अपवाद नहीं है। यहाँ तक कि दानव राजा को भी लगा कि लिंग जियो एक प्रतिभा है जिसे बनाया जा सकता है, और उसने इसकी खोज भी की। क्या होगा अगर मैं दानव एपिफिलम चाहता हूँ? लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। दानव एपिफिलम को छोड़कर कुछ भी चलेगा। खून दौड़ गया। तो फिर बकवास बंद करो और लड़ो। मुझे केवल दानव एपिफिलम चाहिए। लिंग जियाओ के लिए मनुष्यों और राक्षसों की वंशावली में शामिल होना स्वाभाविक रूप से असंभव है। उसे सबसे ज्यादा नफरत दूसरों द्वारा मजबूर किए जाने से है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ज़ू फेईची को अचानक तलवार से गिरा दिया गया। तुमने मुझसे लड़ते हुए विचलित होकर बात करने की हिम्मत की, चीनी। मुझे लगता है कि तुम वास्तव में नहीं जानती कि कैसे जीना या मरना है। आखिरकार ची निमिंग फैंगडू दानव साम्राज्य की दूसरी प्रतिभा थी। इसमें गर्व भी है। दूसरों द्वारा तुच्छ समझे जाने को बर्दाश्त न करें। बाह, बिना रोक टोक उसे मार डालो, ची निमिंग ने गुस्से से कहा। हाँ, ब्लैक मैन और ब्लड टर्टल डव एक ही समय में राक्षसी अवस्था में प्रवेश कर गए। उनका राक्षसीकरण राक्षस साधकों के राक्षसीकरण के समान है। मूलतः वे युद्ध प्रभावशीलता को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। बस इतना ही होता है कि मस्तिष्क अवरोध हो जाता है और लापरवाह एवं क्रूर हो जाता है। लिंग जियाओ भी स्पष्ट था। इन दो लोगों का सामना करते हुए उसने सीधे ही आत्मा अवरोध को हटा दिया। इस तरह यदि तानाशाह मार्शल स्पिरिट जारी किया जाता है तो यह आसानी से ध्यान में नहीं आएगा। इस समय उन्होंने केवल लाल रक्त हीरा आकाश चूहे की शक्ति जारी की। खून से लथपथ लाल रक्त वाले आकाश चूहे का प्रेत अपने दांत और पंजे दिखा रहा था। हेमान और ज़ुएतुजियू की नज़र में लिंग जियो अब एक व्यक्ति नहीं है, लेकिन एक जानवर, एक ऐसा जानवर जो उसे कांपने पर मजबूर कर सकता था। मारना। हेमान और ज़ुएतुजियू ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने भयानक मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया। क्योंकि वे लिंग जियो की आभा से भयभीत थे, केवल मार्शल आर्ट का अभ्यास करके ही इस दमनकारी भावना से छुटकारा पाया जा सकता है। मानव और दानव मार्शल आर्ट। रक्त ड्रैगन आकाश निगलता है। मनुष्यों और राक्षसों के बीच मार्शल आर्ट। देवताओं और राक्षसों के बीच लड़ाई। दोनों हमले एक ही समय पर हुए। वे शाही स्तर पर 8वें स्तर की प्राथमिक मार्शल आर्ट भी हैं और वे अत्यंत शक्तिशाली भी हैं। राक्षसीकरण द्वारा बढ़ाए जाने के बाद शक्ति 8वें स्तर के सम्राट के मध्य स्तर तक भी पहुंच सकती है। एक रक्त ड्रैगन, एक देवता और एक दानव। उसी समय वे लिंग जियाओ की ओर दौड़े। उसके चेहरे पर आए एहसास ने लिंग जियो को जबरदस्त दबाव महसूस कराया। पूरी गुफा हिल गई। पहाड़ की चोटी पर चट्टानें गिरती रहीं। यदि मार्शल आत्मा बाधा का अस्तित्व न होता, यदि यह गुफा न होती तो यह एक संरचना द्वारा संरक्षित होती। मुझे डर है कि यह पहले ही ध्वस्त हो चुका है। बहुत अच्छा। लिंग जियाओ जोर से हंसा। मैंने अभी जो जादुई कौशल सीखा है उसे आजमाने का यही सही समय है। तथाकथित जादुई कौशल निश्चित रूप से आकाश को ढकने वाली बड़ी हाथ की मुहर नहीं है। इन दो कमीनों से निपटने की कोई जरूरत नहीं है। उड़ते ज्वाला सिंह के साथ युद्ध में लिंग जियाओ ने 12 पशु दिव्य कला के दूसरे स्तर को समझ लिया। दूसरा भयानक हमला हुआ। रक्त ड्रैगन और देवताओं और राक्षसों का सामना करना। लिंग जियाओ की तलवारों पर अलग अलग रोशनियां जल उठी। डोंगशेंग राक्षसी तलवार रक्त लाल प्रकाश के साथ जलती है। लाल रक्त वाले आकाश चूहे का प्रतिनिधित्व करता है। डोंगशेंग स्वर्गीय तलवार चांदी सफेद रोशनी के साथ जल रही थी। ये 9 स्वर्गों के बर्फीले ड्रैगन का प्रतिनिधित्व करता था। उसके शरीर में एक ही समय में 2 ऊर्जाओं का प्रयोग किया गया तथा एक दूसरे को प्रभावित किए बिना 2 तलवारों में उन्हें प्रविष्ट करा दिया गया। इस समय हीमेन और ब्लड डव के संयुक्त प्रयासों से निपटने के लिए 2 जानवर देवताओं की शक्ति का उपयोग किया गया था। ये लगभग समान ही होना चाहिए। 12 पशु देवताओं का पहला स्तर सम्राट की 8वीं स्तर की प्राथमिक मार्शल आर्ट की शक्ति है। 12 पशु देवताओं का दूसरा स्तर सम्राट की 8वीं स्तरीय मध्यवर्ती मार्शल आर्ट की शक्ति है। दोनों पशु देवताओं की शक्ति तब और भी अधिक शक्तिशाली हो जाती है जब उन्हें एक दूसरे पर आरोपित कर दिया जाता है। ये लगभग सम्राट की 8वें स्तर की उन्नत मार्शल आर्ट की शक्ति तक पहुंच सकता है। मार्शल आर्ट के स्तर के संदर्भ में ये हीमेन और ब्लड डव से भी अधिक शक्तिशाली है। बेशक खेती के मामले में वह नुकसान में है। जल्द ही 2 पशु देवताओं ने 2 तलवारों पर कब्जा कर लिया। एक है लाल रक्त आकाश चूहा। वहां खून का एक भयानक धुंध था जो एक भयानक हत्या का इरादा प्रकट कर रहा था।
एक है 9 स्वर्गों का बर्फीला ड्रैगन। आसमान बर्फ और हिम से भरा हुआ था, जिससे कपकपी भरी ठंड फैल रही थी। और ये तलवार ऊर्जा का अवतार था। आओ मानव दानव, मुझे देखो, तुम कितने शक्तिशाली हो। दहाड़ते हुए लिंगजियो ने दोनों तलवारें निकाल लीं। दोनों पशु देवता भयंकर गर्जना करने लगे। भयानक हत्या के इरादे और ठंड का प्रतिनिधित्व। हे मैन और ब्लड डव की हत्या। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मार्शल आत्मा बाधा में भयानक गर्जना टूट गई। चारों हमले एक साथ उलझे हुए थे, पागलों की तरह काटना। ऐसा लग रहा था कि कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लिंग जियाओ ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। गिरे हुए बेर की छाया। अचानक लिंग जियो का क्लोन हेई मैन और ब्लड डव के पीछे दिखाई दिया। उड़ती तलवार का ताबीज। अंतिम उड़ान तलवार ताबीज क्लोन द्वारा जारी किया गया था। ये सीधे ही मान के शरीर में घुस गया। हेई मान अपनी पूरी ताकत से लिंग जियो से लड़ रहा था। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि कोई उस पर हमला कर देगा, और उसने वास्तव में एक भयानक दिव्य श्रेणी के स्वर्गीय राजा हथियार स्तर के आध्यात्मिक ताबीज का उपयोग किया, मानो यह मुफ्त था। हे यार, रक्त कबूतर ने घबरा कर कहा, और उसकी सांसें पहले ही अस्त व्यस्त हो चुकी थी। एक चाल से हीमैन गंभीर रूप से घायल हो गया। हमला अचानक खत्म हो गया। ब्लड टर्टल डव का अकेले हमला अत्याचारी क्रिम्सन ब्लड डायमंड स्काई रेट और 9 हेवंस आइस ड्रैगन को नहीं रोक सका। रक्त कछुआ कबूतर ने अपने दांत पीस लिए, हेंगमैन को सीधे छोड़ दिया और भाग गया। इस भयानक हमले ने हेंगमैन को तुरंत ही परास्त कर दिया। हेंगमैन का शरीर पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और उसके अंदर का अमृत पूरी तरह से फट गया। इसका भयानक प्रभाव सभी दिशाओं में फैल गया। ये वास्तव में रक्त कछुआ कबूतर से टकराया। ब्लड स्पॉटेड डव मूलतः गति में अच्छा है, रक्षा में नहीं। टक्कर लगने से वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया। इस समय लिंग जियाओ को आराम महसूस हुआ। काले आदमी को मार डाला और खूनी कबूतर के साथ आमने सामने हो गया। दूसरा पक्ष भी घायल हो गया। वह अब स्वर्गीय राजा के हथियार के स्तर पर दिव्य ताबीज का उपयोग नहीं कर सकता था। वे दोनों स्पिरिट बैरियर में आगे पीछे चले गए और 10 मिनट से अधिक समय तक जमकर लड़ाई हुई। रक्तपिपासु प्लेग का प्रभाव बहुत उच्च स्तर पर पहुंच गया है। उस क्षण ज़ुएतुजिउ को एहसास हुआ कि उसका खून और असली ऊर्जा गंभीर रूप से कमजोर हो गई थी। बहुत देर हो चुकी है। आपने ऐसा कैसे किया? उसने भयभीत होकर पूछा। अब ये सवाल पूछने का क्या फायदा, जाओ भाड़ में। जन्मजात भगवान और दानव मुहर के साथ भगवान और दानव दुनिया में आते हैं। इस समय रक्त कछुआ कबूतर से निपटने के लिए इन्नेट गॉड और डेमन सील का उपयोग करना पर्याप्त है। रक्त कबूतर के शरीर को देवताओं और राक्षसों द्वारा सीधे फाड़ दिया गया था। शेष आंतरिक अमृत ऊर्जा भी लिंग जियाओ के शरीर में प्रवाहित हुई। एक बनाम दो जीत सकते हैं। ये वास्तव में उड़ती तलवार तावीज के लिए धन्यवाद है। बेशक, हालांकि फेंगडो राक्षसी जंगल में प्रवेश करने के बाद से लिंग जियो ने साधना में कोई सफलता हासिल नहीं की है, लेकिन उसकी ताकत में सुधार हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। विशेषकर जब भौतिक शरीर को शाही स्तर के 8वें स्तर तक पदोन्नत किया जाता है, इससे बहुत मदद मिलती है। इससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि स्वर्गीय गोली क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में योद्धाओं के खिलाफ लड़ते समय उसे कोई नुकसान नहीं होगा। भयानक 12 पशु दिव्य कला के साथ हम स्वाभाविक रूप से जीत सकते हैं। जिस क्षण उसने रक्त कछुआ कबूतर को मारा, लिंग जियो मूल रूप से ध्वस्त हो गया। यद्यपि 12 पशु दिव्य तकनीकें शक्तिशाली हैं, लेकिन वे जितनी शारीरिक ऊर्जा खपत करती है वह भयानक है। सौभाग्य से उसकी शारीरिक शक्ति बढ़ गई है, अन्यथा एक ही समय में 2 पशु देवताओं के साथ लड़ना असंभव होगा। उसने जल्दी से क्यूइजू वाइन अपने मुंह में डाली और ठीक होने लगा। इस प्रक्रिया में 10 मिनट लगे। उन्होंने बस मार्शल स्पिरिट बाधा को हटा दिया। इस समय बाहर युद्ध की स्थिति कुछ विशेष है। रक्तपिपासु प्लेग के प्रभाव में ये मेई, ची याओगुआन, ब्लैकपल और हेई मिंग सभी ने अपने विरोधियों को मार डाला है। वे जू फेची से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। जहां तक चीनी मिंग का प्रश्न है, 3 मिनट बहुत पहले बीत चुके हैं। वह अब पुनः कमजोर और घायल हो गया था। लिंग जियो ने जल्दी से उसे डोंगशेंग सम्राट रिंग के पास वापस भेज दिया। हरे रंग की महिला की लड़ने की क्षमता वास्तव में बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इस समय वह बिल्ली दानव को दबाने के लिए रक्तपिपासु प्लेग के प्रभाव पर भी निर्भर थी। पूरी स्थिति वास्तव में लिंग जियो के पक्ष में होने लगी थी। रक्त की गति, तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, है न? तुम राक्षस अंत में पराजित हो जाओगे। लिंग जियो ने खून की गति को देखा और व्यंग्यात्मक ढंग से कहा।
पूरी हार। मैं अकेला भी तुम सबको नष्ट कर सकता हूँ। जू फेची का चेहरा लाल हो गया था और अब उसमें पहले जैसी शांति नहीं थी। ये दर्शाता है कि उसे वास्तव में एहसास हो गया था कि वह मुसीबत में है, लेकिन वह अभी भी इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। बेशक, अगर आप अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में हैं, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन मत भूलना, अब तुम मेरी रक्तपिपासु महामारी से संक्रमित हो चुके हो। मुझे डर है कि आपकी ताकत अब अपने चरम पर होने की 80% भी नहीं है। लिंग जियाओ ने मजाक उड़ाया। यह आपसे बेहतर है। जू फेची की आंखें लाल हो गई थीं और वह पूरी तरह से राक्षसी अवस्था में प्रवेश कर चुका था। सचमुच, डैन अल्टीमेट रियल्म के सभी उड़ने वाले ज्वाला शेरों को हमने मार डाला। आप सचमुच अपने आप को कितना मजबूत समझते हैं। ठंड दिव्य ड्रैगन जानवर आत्मा बर्फ ड्रैगन सांस। लिंग जियो भी युद्ध समूह में शामिल हो गया और उसने जानवर आत्मा स्टंट को उजागर किया। हालांकि यह क्षमता केवल जू फेची को एक पल के लिए स्थिर कर सकती है, लेकिन ये पर्याप्त है। ब्लैक पल, ची आओगुआन, ये मेई और हे मिंग ने एक ही समय पर हमले शुरू किए। यह जू फेची के शरीर पर गिरा। इन हमलों को, रक्त गति बढ़ाने वाले हमलों को, टाला जा सकता था, लेकिन जमी हुई अवस्था में वह इसे और अधिक सहन कर सकता था। पफद, खून का बहना और खून की उल्टी होना। अरे यार, बस मेरा इंतजार करो। जू फेची कोई बेवकूफ नहीं था। अब तक उसे एहसास हो चुका था कि वह मुसीबत में है। जब तक तुम इस गुफा में रहोगे, वह निरंतर कमजोर होता जाएगा। लेकिन प्रतिद्वंद्वी ऐसा नहीं करता। लिंग जियाओ के भयानक सहायक के साथ मिलकर वह भारी नुकसान में था। उसके पास गुफा से बाहर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पीछा करो, उसे कभी मत जाने दो। लिंग जियाओ ने अभिवादन किया। सबने उसे बाहर खदेड़ दिया। जब ये मेई चली गई तो बेचारे बिल्ली दानव को आसानी से मार दिया गया। सभी लोग गुफा के बाहर तक उसका पीछा करते रहे। मैंने देखा कि खून पागलों की तरह बह रहा था, लेकिन बाहर नहीं निकल सके। उसका चेहरा क्रूर और भयभीत था। हाँ, मुझे सच में खेद है। जब मैं आया था तो मैंने आपके द्वारा व्यवस्थित संरचना में थोड़ा बदलाव किया था। लिंग जियाओ मुस्कुराया। तुम कौन हो? तुम इतने डरावने क्यों हो? पहली बार जू फेची ने लिंग जियाओ के आतंक को महसूस किया। ताकत के मामले में नहीं, बल्कि सभी पहलुओं में उसकी योजना एकदम सही थी। जब तक लिंग जियो नहीं है, मानव दानव फेंगदू दानव साम्राज्य के सभी प्रतिभाशाली लोगों को मार सकता है जो फेंगदू दानव वन में प्रवेश करते हैं। उस दिन दानव एपिफिलम भी दानव राजा बन जाएगा। उस समय मानव दानव राजा पूरी तरह से जाग जाएगा। मानव जाति का अंत आ रहा है। लेकिन अब ये सब एक कल्पना बन गई है। यह एक सपना बन गया है। सिर्फ लिंग जियो की वजह से हर चीज का रुख बदल गया है। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तुम क्या कर सकते हो। लिंग जियाओ हंसा। मैं तुम्हें मार दूंगा। जू फेची सब कुछ की परवाह किए बिना लिंग जियो की ओर दौड़ी। उसे दूसरों के हमलों की जरा भी परवाह नहीं थी। चूंकि वह बच नहीं सकता था, इसलिए वह लिंग जियो के साथ मर जाएगा। कम से कम लिंग जियो को मारना निश्चित रूप से मानव दानव वंश के लिए एक बड़ा योगदान होगा। हिमयुग, लिंग जियाओ ने आइस एज जारी किया। सभी के हमले एक बार फिर जू फेची पर निर्देशित थे। भूकंप, एक बार फिर जू फेची पर हमला हुआ, लेकिन वह लिंग जियाओ को छू नहीं सका। मैं तुम्हें एक और अच्छा भोजन दूंगा, रक्तथंडर भगवान, जिसकी कीमत मुझे 20 मिलियन उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थरों की है। लिंग जियाओ अंततः अब सिर्फ एक सहायक नहीं रह गया था। उसने सीधे तौर पर 20 मिलियन उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को खा लिया और एक अत्यंत भयानक हमले के साथ फट पड़ा। पहले से ही गंभीर रूप से घायल जू फेची को पीट पीट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, लेकिन फिर भी उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। स्वर्ग को ढकने वाला हस्त चिन्ह। अंत में स्वर्ग को ढकने वाले हस्त चिन्ह का प्रयोग किया गया। भयानक हथेली के निशान ने जू फेची को टुकड़ों में तोड़ दिया। मूल रूप से जू फेची का शरीर मजबूत नहीं था। लिंग जियाओ जितना अच्छा नहीं था, उसके पास सिर्फ मजबूत साधना थी। मार्शल आर्ट का उपयोग करने में सक्षम हुए बिना सम्राट के 8वें स्तर की चरम शक्ति के स्वर्ग को कवर करने वाले हस्तचिन्ह का सामना करना, वह कैसे जीवित रह सका? यहाँ तक कि भीतर का अमृत भी बिखर गया। बूम! जिस क्षण जू फेची की हत्या हुई, लिंग जियाओ के शरीर से ऊर्जा का एक विस्फोट निकला। अंततः सफलता मिल ही गई। दिव्य गोली क्षेत्र का प्रारंभिक 7वां स्तर। यह एक गुणात्मक छलांग है। यह एक बड़ी सफलता है, क्योंकि भविष्य में जब उसे स्वर्गीय गोली क्षेत्र के प्रारंभिक चरण की साधना वाले योद्धा का सामना करना पड़ेगा, तो उसे अब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
वह उसे तुरंत मार भी सकता है। जू फेची को मारने के बाद लिंग जियो ने जू फेची की भंडारण अंगूठी ले ली। वास्तव में इसमें 1000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थर हैं। इस तरह उनके शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट स्टोन 2000 से अधिक हो गए हैं।